नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जल्दी से जुड़ जाएं दोस्तों, एक बेहतरीन सेशन की शुरुआत करते हैं 360 डिग्री सीरीज। और आप सभी लोगों को पता है कि अपन हर सब्जेक्ट को इस क्लास के अंदर डील करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डील करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के आज के सेशन की। वेरी गुड इवनिंग डियर। चलिएगा, पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सभी के लिए। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और फिर जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है रामसे स्केल इज यूज फॉर असेसमेंट। कौन सी स्केल के बारे में पूछा है दोस्तों? रामसे स्केल के बारे में पूछा है कि इसका यूज किस चीज के असेसमेंट के लिए करोगे। रामसे स्केल का यूज कहाँ पर करोगे, किस प्रोसेस को असेसमेंट करोगे? पहला बोल रहे हैं एनोक्सियस पेशेंट के लिए काम में लेंगे, दूसरा बोल रहा है सेडेशन के लिए लेंगे, तीसरा बोल रहा है एरोसोल्स के लिए, और लास्ट में बोल रहा है पेन। किसके लिए इस स्केल का यूज किया जाता है? जी हाँ, रामसे स्केल। पूछा हुआ क्वेश्चन है एम्स दिल्ली के द्वारा। याद रखिएगा, जल्दी से आंसर पुट करें दोस्तों, कमेंट फास्ट डियर। वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चों का बी आंसर आ रहा है। बोले तो सेडेशन। याद रखिएगा, रामसे स्केल का यूज किसके लिए होता है? वेरी गुड, सेडेशन के लिए यूज होता है। और इसका मैक्सिमम स्कोर कितना होता है वो आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर अपन 6 प्रकार की रीडिंग काम में लेंगे। कितनी लेंगे? 6 एलिमेंट आर अवेलेबल। 6 प्रकार के इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं जिनको अपन क्वेश्चनर के अंदर अरेंज करके उसके क्या करते हैं, पेशेंट से क्वेश्चन पुट डाउन करते हैं और उसको रैंकिंग दी जाती है। तो 6 एलिमेंट्स होते हैं और इसका मैक्सिमम स्कोर भी क्या होता है दोस्तों? इसका मैक्सिमम स्कोर भी क्या होता है? तो आपका 6 ही होता है। याद रख लीजिएगा, इतना ही याद रखना है। सेडेशन के लिए काम में लेते हैं और कौन सी स्केल? रामसे स्केल। और मैक्सिमम स्कोर कितना होता है? 6 होता है। पहला बोल रहे हैं एनोक्सियस पेशेंट के लिए, ये नहीं लेंगे दोस्तों। तीसरा बोल रहे हैं एरोसोल्स के लिए और लास्ट में बोल रहे हैं पेन। तो पेन के लिए वोंग बेकर वगैरह स्केल काम में ली जाती है। विजुअल पेन एनालॉग स्केल काम में लेते हैं। फेशियल पेन स्केल काम में लेते हैं। इसका योर नहीं रहेगा। राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? बी। हाँ, मैक्सिमम स्कोर 6 रहेगा। वेरी गुड डियर। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। ध्यान से पढ़िएगा, क्या पूछना चाहता है? ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर। किसके बारे में पूछा है? ब्रेस्ट मिल्क के बारे में पूछा है। और स्टोर कहां पर कर रहे हो? रूम टेम्परेचर पे उसको स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो। कहां पर स्टोर कर रहे हो? तो रूम टेम्परेचर पे स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो। हाउ मेनी हावर? ब्रेस्ट मिल्क को रूम टेम्परेचर के अंदर कितने टाइम के लिए स्टोर किया जाता है? पहला बोल रहा है 2 घंटे के लिए, दूसरा बोल रहा है 4 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए या 8 घंटे के लिए। कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट। क्या जवाब रहेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट मिल्क को कितने टाइम के लिए स्टोर करोगे। और ये जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं ना, ये अपने को हर एक स्टूडेंट के बराबर बना के रखते हैं। और अगर ऐसा क्वेश्चन किसी भी बंदे के गलत होता है तो वो हजारों बच्चों से पीछे चला जाता है। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चों का 4 आंसर आ रहा है। बोले तो बी। इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? तो ब्रेस्ट मिल्क को आप रूम टेम्परेचर पे कितने टाइम के लिए रख सकते हो? तो जवाब जाएगा 4 आवर। रूम टेम्परेचर पे कितने घंटे रख सकते हो? तो जवाब देना है 4 आवर। वहीं पर आपको एग्जामिनर पूछ ले कि रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर बोले तो आपके फ्रीज के अंदर उसको कितने टाइम के लिए रख सकते हो? फ्रीज के अंदर कितने टाइम के लिए रख सकते हो? तो जवाब देना 4 डेज, 4 दिन के लिए रख सकते हैं। ध्यान से पढ़ना दोस्तों, यहां कंसेप्ट घूमेगा। और वहीं पर आपको एग्जामिनर पूछ ले फ्रीजर, अलग अलग वर्ड है दोस्तों। अगर आपको पूछ ले फ्रीजर, फ्रीजर के अंदर कितने दिनों के लिए? तो लगभग 6 मंथ के प्रिजर्व कर सकते हो। लगभग कितने टाइम के लिए? तो 6 मंथ। वापस से कंसेप्ट को समझिएगा। मैंने बोला है रूम टेम्परेचर, जी हाँ, वही रूम जहां पर आप रहते हो उस रूम टेम्परेचर पे रखते हो तो 4 घंटे तक ये मिल्क सही रहेगा, इसके कंपोनेंट सही रहेंगे, ये खराब नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर आपने अपने फ्रीज के अंदर रख दिया, बोले तो रेफ्रिजरेटर, टेम्परेचर क्या होगा रेफ्रिजरेटर का? तो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो आपका रख देगा 4 दिनों तक उसको ढंग से। कितने दिनों के लिए? 4 घंटे। नेक्स्ट लिखा है मैंने फ्रीजर। हाँ, फ्रीजर वही जो दोस्तों आप आइसक्रीम के लिए काम में लेते हो। आइसक्रीम रखने वाला फ्रीजर बोले तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा तो ये बोलती है साइंस की ये 6 महीने तक प्रिजर्व कर सकते हो। कितने टाइम के लिए? 6 मंथ के लिए कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज क्या रहने वाली है? अगर आपको पूछे 4 आवर्स के लिए रखते हैं रूम टेम्परेचर, तो रूम का टेम्परेचर भी कितना होना चाहिए? लगभग 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रख लेना दोस्तों। ऐसा नहीं आपने अपने रूम के अंदर एक हीटर लगा रखा है और फिर उस मिल्क को प्रिजर्व कर रहे हो तो वो नहीं होगा। 4 घंटे भी नहीं रहेगा, खराब हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रहेगा तो क्या जवाब जाएगा? 4 आवर्स के लिए एक्सपेक्टेड टाइम है। बाकी सिंपल सा रूम टेम्परेचर पूछे तो जवाब दे देना 4 घंटे। फ्रीज के लिए पूछे तो 4 दिन।
और नेक्स्ट अगर आपको एग्जामिनर पूछ ले कि फ्रीजर के अंदर कितना रहेगा, तो फ्रीजर के अंदर रख सकते हो 6 महीने तक। क्लियर हुआ? वेरी गुड डियर। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आज के सेशन का? क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से पढ़ना दोस्तों, फिर जवाब देना। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एक 6 मंथ ओल्ड चाइल्ड, क्या है, एक 6 मंथ ओल्ड क्लाइंट इज एडमिटेड, एक 6 महीने का क्या है, 6 महीने से कोई बीमार व्यक्ति है जो एडमिट हुआ है, पॉसिबल इंटूससेप्शन, क्या हुआ है उसको दोस्तों, इंटूससेप्शन नाम की एक बीमारी हुई है। विच क्वेश्चन ड्यूरिंग द नर्सिंग हिस्ट्री, कौन सा क्वेश्चन नर्सिंग हिस्ट्री के दौरान पूछेंगे। इज लीस्ट हेल्पफुल, क्या पूछा है, लीस्ट हेल्पफुल, बोले तो कम से कम जो फायदेमंद होगा, लीस्ट का मतलब होता है कम से कम फायदेमंद। इज ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डायग्नोसिस, इस बीमारी की जांच करने के लिए सबसे कम काम में आने वाला कौन सा स्टेटमेंट रहेगा। 6 महीने से कोई बीमार व्यक्ति है जो हॉस्पिटल में आया है और सस्पेक्टेड बीमारी क्या रहने वाली है दोस्तों, उसको इंटूससेप्शन नाम की पॉसिबल लग रहा है उसके सिम्टम के आधार पे। तो ऐसा कौन सा स्टेटमेंट होगा जो आपको कम से कम जानकारी देगा इंटूससेप्शन के लिए, या बिल्कुल जानकारी ही नहीं देगा। पहला ऑप्शन बोल रहा है टेल मी अबाउट हिज पेन, आप जाकर के मरीज से पूछोगे कि आपके अंदर किस प्रकार का दर्द है। दूसरा आप पूछ रहे हो व्हाट डज हिज वॉमिट लुक लाइक, आपको किस प्रकार की वॉमिटिंग देखने को मिल रही है। तीसरा आप उससे पूछोगे डेस्क्राइब हिज यूजुअल डाइट, आप खाने में क्या खाते हो रेगुलरली वो बताइए। और लास्ट बोल रहा है हैव यू नोटिस चेंजेज इन एब्डोमिनल साइज, क्या आपको अपने एब्डोमिन की साइज के अंदर कोई चेंजेस देखने को मिला। लिस्ट पूछा है, लिस्ट का मतलब दोस्तों कम से कम, वर्ड पे फोकस कर लेना। एक वर्ड होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट होता है तब अपने को फर्स्ट प्रायोरिटी बतानी पड़ती है, और लिस्ट का मतलब ऐसा स्टेटमेंट जो ज्यादा यूजफुल नहीं होगा। मात्र 2-3 बच्चों का आंसर सही आया, बाकी मैक्सिमम बच्चे डी आंसर दे रहे हैं जो खराखर गलत है। अब इंटूससेप्शन नाम की बीमारी क्या होती है, तो इंटूससेप्शन को समझना, अपनी जो इंटेस्टाइन होती है, अपनी इंटेस्टाइन, खुद की इंटेस्टाइन के अंदर क्या कर ले, टेलीस्कोप बना ले। ध्यान से देखिएगा, ये लीजिए कोई आपकी नॉर्मल इंटेस्टाइन है, ये क्या है, ये आपकी नॉर्मल इंटेस्टाइन है, लेकिन कुछ बीमारी के कारण इस इंटेस्टाइन में क्या चेंजेज आ गया, ये इस प्रकार की अपनी ही इंटेस्टाइन अपनी ही बॉडी के पार्ट के अंदर घुस चुकी है। इस प्रकार की अगर आपको इंटेस्टाइन देखने को मिले, इसको बोलोगे इंटूससेप्शन। डेफिनेशन क्या रहेगी, टेलीस्कोपिंग ऑफ द हिज इंटेस्टाइन, खुद की इंटेस्टाइन खुद के इंटेस्टाइन के अंदर ही क्या हो जाए, फोल्ड हो जाए, वो कहलाएगी इंटूससेप्शन। इस बीमारी के अंदर क्या देखने को मिलेगा डियर, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा रेड करंट जेली लाइक स्टूल। मरीज के अंदर क्या होगा, ये ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, मरीज के अंदर देखने को मिलेगा करंट जेली लाइक स्टूल। याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। कैसा स्टूल देखने को मिल रहा है, जेली लाइक। जेली लाइक का मतलब कैसा, जेल के जैसा देखने को मिल रहा है, और कैसे कलर में देखने को मिल रहा है, तो रेड कलर में। क्यों, जहां पर इंटूससेप्शन हुआ है वहां मरीज के अंदर ब्लीडिंग होगी, इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी है, ब्लीडिंग होगी, और यहां से धीरे धीरे इंटेस्टाइनल जो पार्ट है उससे आएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी गुड, साउसेज अपीयरेंस देखने को मिलेगा, बोले तो इस इंटेस्टाइन के पार्ट के ऊपर हार्डनेस बन जाएगी। कैसा बन जाएगा, साउसेज शेप मास देखने को मिलेगा, साउसेज शेप मास फील करने पर देखने को मिलेगा। ओलिव शेप मैंने बताया था प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग में देखने को मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये किस पार्ट पे होता है, तो इलियोसिकल जंक्शन, स्टार लगा के लिख लेना दोस्तों, इलियोसिकल जंक्शन, यानी जहां इलियम खत्म होती है और सीकम स्टार्ट होता है उस जगह मेनली आपको इंटूससेप्शन नाम की बीमारी देखने को मिलती है। क्लियर हो गई बात। ट्रीटमेंट क्या करोगे इसका, तो एक तो इसके अंदर प्रेशर थेरेपी दी जाती है, यानी प्रेशर फ्लूइड यहां देंगे ताकि ये जो इंटेस्टाइन इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी है वो वापस से निकल के इंटेस्टाइन नॉर्मल हो जाए। और दूसरा इसके अंदर क्या दोगे कि फिर सर्जरी करके इसको सही करना पड़ेगा, ये इसका ट्रीटमेंट रहेगा। अब पहला ऑप्शन बोल रहा है कि टेल मी अबाउट हिज पेन, आप अपने दर्द के बारे में बताओ। तो जब इस प्रकार की इंटेस्टाइन हो जाएगी तो बच्चे के अंदर या पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, पेन रहेगा, तो ये तो हेल्पफुल डाटा है। दूसरा बोल रहा है व्हाट डज हिज वोमिटिंग लाइक, जब आपकी इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो जाएगा तो मरीज का जो गैस्ट्रिक कंटेन है वो प्रॉपरली आगे मूव नहीं कर पाएगा, जो गैस्ट्रिक कंटेन है वो आगे की तरफ मूव नहीं कर पाएगा, तो मरीज के अंदर क्या देखने को मिलेगी, वोमिटिंग। और वोमिटिंग इसके अंदर कैसी होती है, बिलियस वोमिटिंग। कैसी देखने को मिलेगी दोस्तों, बिलियस, बिलियस वोमिटिंग। बिलियस वोमिटिंग क्यों देखने को मिल रही है, मैंने इसकी लोकेशन बताई है इलियोसिकल जंक्शन। तो इलियोसिकल जंक्शन पे ये ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उससे पहले तो बाइल आ चुका है, और जब वोमिटिंग करेगा तो वोमिटिंग के साथ मरीज में बाइल देखने को मिलेगा, उसी के लिए बोल दिया बिलियस वोमिटिंग।
चलिएगा, वॉमिटिंग मरीज के अंदर देखने को मिलेगी। लास्ट बोल रहा है हैव यू नोटिस चेंजेज इन हिज एब्डोमिनल साइज, तो एब्डोमिनल मरीज में डिस्टेंशन हो जाएगा। एब्डोमिन क्या हो जाएगा? डिस्टेंशन, क्योंकि इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन आ चुका है, जो भी फीकल कंटेंट ऊपर से आ रहा है वो आगे की तरफ ट्रेवल नहीं कर पा रहा है। लिटिल बिट क्या हो रही है, मरीज के अंदर स्टूल पास आउट हो रहा है, वो भी कैसा हो रहा है? रेड करंट जेली लाइक स्टूल हो रहा है ब्लड के साथ, बाकी ज्यादा पास नहीं हो रहा है। तो मरीज में एब्डोमिनल डिस्टेंशन और साउसेज शेप मास देखने को मिल रहा है फील करने पे, तो ये स्टेटमेंट भी सही रहेगा। अपने को पूछा था ऐसा स्टेटमेंट जो कम से कम लागू होता है। सी लिखा हुआ है डिस्क्राइब हिज यूजुअल डाइट, यानी मरीज से आप पूछ रहे हो कि आप खाने में क्या खाते हो, तो क्या मुझे बताइए ये बीमारी किसी भी खाने के कारण हुई क्या? नहीं, इसका यहां डाइट से कोई रोल नहीं रहने वाला है डियर, यहां इसका डाइट से कोई भी किसी भी प्रकार का रोल नहीं है। तो डाइट का क्वेश्चन आप नहीं पूछोगे, ना तो डाइट के कारण यह बीमारी हुई है, ना डाइट के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन करोगे तो यह बीमारी ठीक होगी। दोनों ही कंडीशन में डाइट का कोई क्वेश्चन नहीं बनता। क्वेश्चन ने पूछा था लीस्ट हेल्पफुल, यानी जो कम से कम फायदेमंद हो, तो कम से कम फायदेमंद वाला डाइट वाला क्वेश्चन होगा। राइट आंसर जाएगा सी, याद रखिएगा राइट आंसर क्या जाएगा डियर? सी। वेरी गुड, सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, इस बार ध्यान से पढ़िएगा फिर जवाब दीजिएगा। दोस्तों यूपीसीएचओ का मैंने कल ही बोल दिया था आपके लिए स्पेशल क्लास चला दी जाएगी, तो चला दी जाएगी। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है किसके? एलएमपी। एलएमपी पूछा है, एलएमपी का मतलब लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड कब आया किसी फीमेल को, तो 25 जून 2018 को आया था। और आपसे क्या पूछ रहे हैं? ईडीडी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। मरीज के अंदर लास्ट एलएमपी कब आई है? 25 जून 2018 को। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से डिटेल निकाल के बताइएगा। मेनली फॉर्मूला कौन सा यूज लेते हैं, तो नेगली रूल काम में लेते हैं। कौन सा? नेगली फॉर्मूला। इसके अंदर क्या बताया जाता है कि एलएमपी के साथ क्या कर दो? एलएमपी प्लस 7 डेज, एलएमपी में 7 दिन जोड़ दो और प्लस क्या कर दो? 9 मंथ, प्लस क्या कर दो डियर? 9 मंथ। ये फॉर्मूला आपका किसका रहता है? एलएमपी का। जल्दी से जवाब दीजिएगा क्या कंसेप्ट रहेगा। इसको भी एलएमपी बोलते हो। और दूसरा कैसे काउंट कर सकते हो? एलएमपी के साथ क्या काउंट कर दो? 7 डेज प्लस कर दो और माइनस क्या कर दो? 3 डेज, सॉरी माइनस 3 मंथ, या फिर आप क्या कर सकते हो? माइनस 3 मंथ। ये दोनों ही फॉर्मूले होते हैं दोस्तों। जल्दी से जवाब दीजिएगा क्या जवाब रहेगा। एलएमपी कितनी है? तो 25 जून। 25 जून के अंदर मैंने बोला है 7 दिन जोड़ दो, तो 25 के अंदर 7 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 2 तारीख आ जाएगी। और उसके अंदर 9 मंथ काउंट कीजिएगा, तो जून से 9 मंथ काउंट करना शुरू करें। कितने हो रहे हैं? कितने हो रहे हैं? जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। क्या आ रहा है दोस्तों? 2 मार्च आंसर आ रहा। और अगर क्वेश्चन के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, कभी कभी एग्जामिनर डाल देता है, वो क्या करता है? ईयर के अंदर क्वेश्चन को घुमा देता है। तो याद रखिएगा, जब 9 मंथ की प्रेगनेंसी होगी तो नेक्स्ट ईयर आएगा। 9 मंथ की जब भी प्रेगनेंसी होगी तो क्या हो जाएगा? डेट के आगे के मंथ आएंगे, या फिर क्या होगा? नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगा। तो यहां अगर 2018 है तो ऑप्शन के अंदर ढूंढ लेना, ऐसा नहीं कि 2017 वाला आंसर दे दो। अगर यहीं पे आपको एक ऑप्शन डाल देता 2 मार्च 2017, तो आपने तो 2 मार्च देखी और आंसर लगा दिया। आंसर ऐसे नहीं लगाना, हमेशा देखना दोस्तों जून 2018 में, तो जवाब कब का आ रहा है? 2 मार्च 2019 का। 2 मार्च 2019 का आंसर आ रहा है। राइट आंसर क्या जाएगा? सी। राइट आंसर क्या जाएगा डियर? सी। ये फॉर्मूला होता है नेगली फॉर्मूला या नेगली रूल, और इसके अनुसार अपन क्या काउंट करते हैं? एलएमपी। वेरी गुड डियर। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? क्वेश्चन पूछ रहा है आफ्टर ए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, क्या हो चुका है? एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो चुका है। विच कैनुला इज यूज फॉर फ्लूइड रिप्लेसमेंट। मरीज को फ्लूइड देने के लिए कौन सा कैनुला काम में लोगे? किसके लिए काम में पूछ रहे हैं? कैनुला क्या पूछ रहे हैं? और किसके लिए? फ्लूइड देने के लिए। कैजुअलिटी फॉर एडल्ट पेशेंट, किस मरीज के लिए? तो एडल्ट पेशेंट के लिए। अप्रैल नहीं होगा डियर, मार्च होगा। अप्रैल किस प्रकार से हो रहा है वापस से बता दीजिएगा। कई बच्चे अप्रैल के बारे में सोच रहे हैं, तो 9 मंथ काउंट कीजिएगा दोस्तों। जून के बारे में पूछा था, और जून से 9 मंथ कितने होते हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब और मार्च। तो 2 मार्च ही होगा दोस्तों। 2 मार्च कन्फर्म है।
चलेगा। क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है। जब कभी भी एक्सीडेंट होता है तो अपने को फ्लूइड क्या देना पड़ता है, मरीज में फ्लूइड लॉस नहीं हो इसके लिए अपने को हाई फ्लूइड देना पड़ता है, बोले तो फास्ट फ्लूइड देना पड़ता है। और फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए कौन सा कैनुला काम में लोगे। अब आपको तो यहां कलर दे दिए, पर्पल कलर, ऑरेंज कलर, ग्रे कलर या ग्रीन कलर, तो कलर के अनुसार देखना सीखिएगा दोस्तों। और सबसे पहले होता है ऑरेंज कलर का, ऑरेंज कलर का होता है कितने नंबर का, तो 14 नंबर का होता है। नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है दोस्तों आपको, ग्रे कलर, ग्रे कलर का कितने का होता है, तो 16 नंबर का। इसके बाद क्या आता है दोस्तों, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर का कितने का, तो 18 का। अगर इससे पहले बात करें तो व्हाइट कलर का देखने को मिलता है आपको 17 नंबर का। सारे के सारे कैनुला का कलर बता रहा हूं, नोटबुक खुली है तो लिख लेना। नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा आपको, पिंक कलर का देखने को मिलेगा, पिंक कलर का 20 नंबर का। ब्लू कलर का कितने का होगा दोस्तों, तो ब्लू का होगा 22 नंबर। येलो के कितने का होगा, तो येलो वाला होगा 24 नंबर। और लास्ट में वॉयलेट, वॉयलेट कितने का होगा, तो 26 नंबर। मेनली हॉस्पिटल के अंदर जब कभी भी आप जाओगे, मेनली जब कभी भी आप हॉस्पिटल में जाओगे तो दोस्तों क्या क्या रूल कलर देखने को मिलेंगे, कौन कौन से कलर देखने को मिलेंगे, वेरी गुड। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वापस से प्रीवियस देखते हैं, कुछ बच्चे को डाउट है, वापस से काउंट करते हैं क्या हो रहा है दोस्तों, कहां गड़बड़ हो रही है। चलेगा, क्वेश्चन ने आपसे पूछा है 25 जून, अगर 25 जून के अंदर आपने कितने ऐड कर दिए दोस्तों, जब आपने 7 ऐड कर दिए तो कितने हो गए, तो ये आपकी हो गई है 2 जुलाई, सॉरी वेरी गुड, 2 जुलाई अगर हो चुकी है, फिर आप 9 मंथ काउंट करोगे तो वेरी गुड डियर, क्या जवाब जाएगा 2 अप्रैल। क्या जवाब जाएगा, राइट आंसर ए जाएगा, सॉरी डियर, क्या जवाब रहेगा 2 अप्रैल ही रहेगा। मैंने डायरेक्ट काउंट कर लिया था, वापस से देख लेना अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो। 25 जून दे रखा था और 25 जून में मैंने क्या बताया, एलएमपी में 7 काउंट करो। जब आपने 25 जून के अंदर 7 काउंट किए तो रिजल्ट आ गया 2 जुलाई, 2 जुलाई 2018। और अब 2 जुलाई 2018 के अंदर प्लस करना है आपको 9 मंथ। अब क्या करना पड़ेगा, 9 मंथ को ऐड करना। जब आप इसके अंदर 9 मंथ ऐड करोगे तो जवाब आएगा 2 अप्रैल 2019। वेरी गुड डियर, वेरी गुड। इसी प्रकार से सजग रहिएगा ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। वेरी गुड, राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2 अप्रैल। चलेगा, वापस से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने अपने को पूछा था रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए क्या काम में लेंगे, फ्लूइड रिप्लेसमेंट के अंदर क्या काम में लेंगे दोस्तों। तो अब ये अपन ने तो नॉर्मल हॉस्पिटल के अंदर आपको ये कैनुलाज अवेलेबल मिलते हैं। अब इनके अंदर क्या होती है, ये सबसे बिग साइज के होते हैं, ये क्या है सबसे बिग साइज होती है, और ये क्या होती है सबसे नैरो साइज के होते हैं। जिस प्रकार इनका डायामीटर बढ़ता है ना, जिस प्रकार से उनका क्या होता है दोस्तों, गेज खत्म हो जाता है। अब इसके अंदर क्वेश्चन बनता है कि ये 14 नंबर और 16 नंबर ये किसके लिए काम में लेते हो, तो कभी पेशेंट को किसका ट्रांसफ्यूजन करना हो, लिपिड का, अगर लिपिड देना है या मरीज को क्या देना है, न्यूट्रिशन देना है, तो आप कौन सा कैनुला काम में लेते हो दोस्तों, 14, 16 और 17 याद रख लेना। मरीज को क्या लगा रहे हो, 14, 16, 14 और 16 का मेन रोल कहां होता है, लिक्विड लगा, लिपिड के अंदर। जब आप मरीज को लिपिड लगा रहे हो या क्या कर रहे हो दोस्तों, लिपिड के साथ कोई भी न्यूट्रिशनल डाइट दे रहे हो। नेक्स्ट लिखा हुआ है 18 नंबर, 18 नंबर का जो ग्रीन कैनुला होता है इसका रोल कहां रहता है, तो बीटी के लिए, याद रख लेना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए 18 नंबर का आप काम में लोगे। कितने नंबर का डियर, 18 नंबर, रट लेना, इसको दिमाग में छाप लेना, ग्रीन कलर का काम में लेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है पिंक और जो ब्लू कलर होता है ये किसके लिए होता है, फ्लूइड के लिए, ये किसके लिए होता है, तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए। और लास्ट में येलो और वॉयलेट होता है, ये पीडियाट्रिक के लिए यूज होता है। ये किसके अंदर काम में लोगे, तो पीडियाट्रिक। लेकिन यहां कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। जब आपको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर कैजुअलिटी में पूछे ना, उस दौरान अपने को हाई फ्लूइड ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है। और उसके दौरान जब आपको इमरजेंसी फ्लूइड के दौरान पूछ ले या कैजुअलिटी के दौरान पूछ ले, तो हमेशा कौन सा कैनुला काम में लोगे, कैजुअलिटी के अंदर या इमरजेंसी कंडीशन के अंदर आपको काम में लेना है ग्रीन कलर 18 नंबर का। कौन सा, ग्रीन कलर 18 नंबर का। ऑप्शन ढूंढिए कहां है, ग्रीन कलर, लास्ट, डी आंसर राइट जाएगा। राइट आंसर क्या रहेगा डियर, 18 गेज का काम में लेंगे। कितना गेज का काम में लेंगे, 18। नॉर्मली आपको बीटी के लिए पूछे तो भी कितना लोगे, 18 नंबर का। सारे के सारे कंसेप्ट, सारे के सारे ऑप्शन क्लियर हुए या नहीं हुए, कौन कौन से कैनुला का क्या क्या कलर होता है, कहां कहां यूज होता है। वेरी गुड डियर, राइट आंसर क्या जाएगा, ग्रीन। पर्पल का यूज यहां नहीं होगा, पर्पल का मतलब कितना हो गया, 26 नंबर बच्चों में काम में लेंगे। ऑरेंज का मतलब 14 नंबर और ग्रे का मतलब क्या हो गया, 16 नंबर।
याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, क्या पूछ रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेगा और फिर जवाब दीजिएगा दोस्तों। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए न्यू मदर, नर्स किसकी केयर कर रही है, एक नई मदर की केयर कर रही है। द मदर आस्किंग व्हाई हर बेबी लॉस्ट हिज वेट, मां पूछ रही है कि उसके बच्चे का वजन कैसे कम हो गया। सिंस ही वॉज वार बोर्न, जब उसका जन्म हुआ था तो जन्म के बाद बच्चे का वजन कम क्यों हो गया। द बेस्ट एक्सपेक्टेशन वेट लॉस, कितना वेट लॉस हुआ है और क्यों लॉस हुआ है, इसके बारे में पूछा है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, क्या रहेगा, ग्रे फॉर हीमोडायलिसिस, जी हाँ ले सकते हो हीमोडायलिसिस के लिए। बाकी हीमोडायलिसिस के अंदर भी ग्रीन काम में ले सकते हो, 18 नंबर 18 तक आप काम में ले सकते हो दोस्तों, ऐसा कोई इश्यू वाला नहीं है। 18 बहुत अच्छा गेज है, हाई फ्लूइड आप ट्रांसफ्यूज कर सकते हो, इसके अंदर फ्लूइड की कैपेसिटी भी काम में आती है। अपन वो भी डीप में अलग से पढ़ेंगे, जब क्वेश्चन टॉपिक थ्योरेटिकली पढ़ेंगे ना, उस टाइम आपको बताएंगे कि कौन से कैनुला से 1 मिनट में कितना फ्लूइड दे सकते हैं। क्लियर है, वेरी गुड। क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है, एक माँ पूछ रही है कि मेरे बच्चे का जन्म के बाद वजन कम हो गया, वजन कम क्यों हुआ और कितना कम हुआ। पहला ऑप्शन बोल रहा है द बेबी इज डिहाइड्रेट ड्यू टू पॉलीयूरिया, बच्चा क्या हो चुका है, डिहाइड्रेट हो चुका है, किसके कारण, पॉलीयूरिया, ज्यादा यूरिन पास आउट हुआ था और बच्चा डिहाइड्रेट हो गया, इसके लिए वजन कम हो गया। दूसरा बोल रहा है द बेबी इज हाइपोग्लाइसीमिक ड्यू टू लेक ऑफ ग्लूकोज, बच्चे में ग्लूकोज का लेवल कम था और बच्चा क्या हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया। तीसरा बोल रहा है द बेबी इज एलर्जी टू फॉर्मूला ऑफ मदर गिविंग हिम, जो माँ उसको फॉर्मूला फीड करवा रही है उसके कारण बच्चे को क्या हो चुकी है डियर, एलर्जी हो चुकी है। और लास्ट बोल रहा है द बेबी कैन लॉस अप टू 10% वेट, कितना वजन लॉस कर रहा है, 10%, और किसके कारण कर रहा है, ड्यू टू म्यूकोनियम स्टूल, जब बच्चे ने स्टूल पास आउट किया तो वजन कम हुआ। लॉस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, उसके अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड था उसका लॉस हुआ। और क्या लिखा है, इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, और सब वो शुरुआत में ब्रेस्ट फीड करता है तो भी उसका वजन लॉस होता है। क्या राइट आंसर जाएगा, वेरी गुड। मैक्सिमम बच्चों का डी आंसर आया था और डी आंसर राइट रहेगा दोस्तों। क्या रहता है इस टाइम, तो एक तो बच्चे के अंदर इमैच्योर बॉडी पार्ट रहते हैं, क्या देखने को मिलता है, इमैच्योर किडनी होती है, इमैच्योर क्या रहती है, आपकी किडनी होती है, तो बच्चे के अंदर जो फ्लूइड का लॉस होगा वो ज्यादा हो जाएगा। और दूसरा, जब उसका वजन हुआ था तो वो सारी चीजें उसके अंदर थी, जैसे कि क्या था, म्यूकोनियम था, या उसके ऊपर जो लगे हुए हेयर्स वगैरह थे, उसके अंदर पाया गया जो चीजी अपीयरेंस वगैरह था। उसके बाद आपने बच्चे को क्लीन किया तो बच्चे का 10% बॉडी वेट लॉस देखने को मिलता है। और कब देखने को मिलता है, फर्स्ट वीक के अंदर, और ये वापस रिजोल्व कब हो जाता है, अप टू 10 डेज, अगले 10 दिनों तक ये क्या हो जाता है, अप टू, ये तो 7 डेज तक तो लॉस होता है, 7 डेज तक तो क्या होगा, लॉस होगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 10 दिनों तक क्या हो जाएगा दोस्तों, रिजोल्व, 10 दिनों तक ये नॉर्मल हो जाता है। याद रखिएगा, इसी के लिए बच्चे के जन्म के बाद बार बार उसका वेट देखा जाता है कि कहीं ज्यादा तो कमजोर नहीं हो रहा है बच्चा। नॉर्मल अगर 10% तक हो रहा है तो नॉर्मल फाइंडिंग है, और 10 दिनों तक वो वापस से ठीक हो जाएगा, उसकी बॉडी ढंग से वर्क करना लग जाएगी। राइट आंसर क्या जाएगा, ए। बाकी ना तो पॉलीयूरिया से डिहाइड्रेशन में जा रहा है, ना उसका ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है, ना ही बच्चे को फॉर्मूला फीड से एलर्जी है। वेरी गुड डियर, राइट आंसर जाएगा डी। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा है ऑक्सीजन फ्लो रेट ऑफ नेजल कैनुला, नेजल कैनुला की ऑक्सीजन फ्लो रेट क्या रहने वाली है, जवाब दीजिएगा। बहुत सिंपल सा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्या गौतम जी लास्ट क्वेश्चन में ग्रे था ऑप्शन, ग्रे का मतलब क्या बताना चाहते हो, आंसर ग्रीन जाएगा, ग्रीन जाएगा। 18 नंबर बेस्ट आंसर होता है कैजुअलिटी के अंदर फ्लूइड देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है नेजल कैनुला के फ्लो रेट पूछी है। ऑक्सीजन, मरीज को ऑक्सीजन लगाने के लिए क्या करते हो, मरीज को ऑक्सीजन देने के लिए नेजल कैनुला काम में ले रहे हो, और नेजल कैनुला को ही बोला जाता है नेजल प्रोंग, इसी को क्या बोलते हो, प्रोंग। याद रखिएगा, अगर एग्जामिनर पूछ ले प्रोंग कैसा देखने को मिलता है तो इस प्रकार का होता है दोस्तों, ये इस प्रकार की एक स्लिंग होती है और इसके अंदर क्या होता है, मरीज को ऑक्सीजन दी जाती है। याद रखिएगा, अगर इस प्रकार का आपको देखने को मिले तो इसको क्या बोलोगे, नेजल कैनुला, नेजल प्रोंग। कितना देखने को मिलेगा, 5 से 8 लीटर, 1 से 4 लीटर, 1 से 3 लीटर या 1 से 8 लीटर। तो इसका बेस्ट जवाब तो जाता है दोस्तों 1 से 6 लीटर। बेस्ट जवाब तो क्या जाता है, 1 से 6 लीटर। लेकिन 1 से 6 लीटर तो इसकी क्या होती है, कैपेसिटी होती है। जब अपन पेशेंट को देने जाते हैं तो जवाब क्या जाता है, 1 से 4 लीटर। राइट आंसर जाएगा बी।
मेनली किसके अंदर यूज होता है, नेजल कैनुला और प्रोंग। तो याद रखिएगा सीओपीडी वाले मरीज के अंदर किसके अंदर काम में लोगे, सीओपीडी। किसके अंदर काम में लोगे, सीओपीडी या अस्थमेटिक पेशेंट के अंदर। सीओपीडी वाले पेशेंट के अंदर आपने कैनुला ये क्यों काम में लिया, क्योंकि ये जब जाकर के ऑक्सीजन की डिमांड को तो पूरी करवाएगा, लेकिन आपकी जब बॉडी के अंदर CO2 का थोड़ा बहुत लेवल बढ़ेगा तो वो क्या करेगी, आपको खुद को ऑक्सीजन लेने के लिए स्टिमुलेट करेगी, आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करती है। सीओपीडी पेशेंट के अंदर नेजल कैनुला काम में लिया जाता है। और किसके अंदर लिया जाता है, स्टार लगा के लिखना ना, अगर कोई पेशेंट एंजाइटी का है, अगर कोई मरीज एंजाइटी का है, अगर किसी मरीज के अंदर फेशियल सर्जरी होनी है तो उसके अंदर भी क्या काम में ले सकते हो, नेजल कैनुला काम में ले सकते हो, क्योंकि ये क्या होता है, एंजाइटी को प्रिवेंट करता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, एंजाइटी को प्रिवेंट कौन करेगा। बाकी अगर आपने उसके मुंह के ऊपर मास्क लगा दिया तो मरीज को एलर्जी हो जाएगी, मरीज को क्या हो जाएगी, एलर्जी हो जाएगी। उसकी बजाय आप क्या काम में ले लो, नेजल कैनुला काम में ले लो। राइट आंसर क्या जाएगा, बी। डियर ग्रे नहीं लेंगे, ग्रीन कलर लेंगे, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आज के सेशन का, क्वेश्चन पूछ रहा है क्रोमिक कैटगट एब्जॉर्प्शन टाइम, क्रोमिक कैटगट सूचर। कौन से सूचर्स के बारे में पूछा है दोस्तों, किसके सूचर्स के बारे में पूछा है आपको, क्रोमिक कैटगट के बारे में पूछा है। इसका एब्जॉर्प्शन टाइम क्या रहता है, क्रोनिक कैटगट सूचर्स का एब्जॉर्प्शन टाइम क्या रहेगा। क्या डाउट है क्लियर, वापस से कमेंट कीजिएगा क्या है। उसके लिए आपको ग्रे काम में नहीं लेंगे डियर, ग्रीन ही काम में लेते हैं। फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए अगर आपको मरीज को न्यूट्रिशन डाइट देनी वगैरह है, पेरेंटल न्यूट्रिशन वगैरह चलाना है तो वो अलग बात है। बाकी फ्लूइड की बात हुई थी और जब भी फ्लूइड का क्वेश्चन आए उसके अंदर क्या लगाओगे, ग्रीन कलर ही काम में लेंगे। 18 नंबर क्या क्वेश्चन ने पूछा है कैटगट सूचर्स के बारे में। कैटगट कैसा सूचर्स है, तो एब्जॉर्बल सूचर्स है। कैसा है, एब्जॉर्बल सूचर्स होता है दोस्तों कि यहां से लिया जाता है तो सिप की इंटेस्टाइन से लिया जाता है। किसकी इंटेस्टाइन से लिया जाता है, सिप की या गोट की, गोट या सिप की इंटेस्टाइन से लिया जाने वाला सूचर्स कौन सा होता है, कैटगट होता है। याद रख लेना, ऐसे नहीं कि आप यहां पर जवाब दे दो कैट की गट से लिया गया है, कैट की गट से नहीं लिया है, सिप की गट से लिया है। किसकी गट से लिया है, सिप की या गोट की गट से लिया गया। कितने टाइम के लिए, तो क्रोनिक का पूछेगा। राइट आंसर जाएगा 90 डे। राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, 90। ए बी सी यहां पर मैच नहीं खाते। ये कौन सा सूचर से, एब्जॉर्बल है और इसका कलर पूछा जाता है। याद रख लेना, ये ब्राउन कलर का आता है। क्या होता है इसका कलर दोस्तों, ब्राउन कलर होता है। और ये कैटगट सूचर्स मेनली यूज कहां काम में लेते हो, तो इनसाइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के अंदर किसी भी सर्जरी होती है तो उसके अंदर क्या काम में लेते हो, कैटगट लोगे, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। याद रखिएगा कितने दिनों में हो जाएगा, 90 दिन में सूचर्स एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर इसके अंदर बात करें कि ये सूचर्स मैच्योर कब हो जाते हैं, तो विद इन 7 डेज। अगर आपको पूछ ले मैच्योरेशन, अगर इनका मैच्योर का बात करें तो 7 डेज के अंदर ये मैच्योर हो जाते हैं। यानी अगर किसी पेशेंट को आपने क्रोनिक कैटगट सूचर्स लगाया है, कौन सा सूचर्स लगाया है, कैटगट नाम का सूचर्स लगाया, अगर उसको रिमूव करना चाहो तो कब तक रिमूव कर सकते हो, 7 दिन में वो मैच्योर हो जाएंगे, यानी उस वुंड को हील कर देंगे। तो सूचर्स को रिमूव करना चाहो तो 7 दिन में कर देना, बाकी ये 90 दिन में क्या हो जाएंगे, फुल्ली एब्जॉर्ब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फुल्ली एब्जॉर्ब। जी हाँ, इनसाइड ऑफ द बॉडी किसी भी प्रकार की, जैसे कि इंटरनल ऑर्गन में इंटेस्टाइन की सर्जरी वगैरह कर रहे हो तो यही काम में लेंगे। वेरी गुड डियर, इमेज भी बना दी। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा है द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट। क्या है, नर्स एक क्लाइंट की केयर कर रही है विथ लेरिंजियल कैंसर। मरीज को क्या बीमारी है, लेरिंजियल कैंसर है, लेरिंग्स का कैंसर। विच फाइंडिंग अ सर्टेन इन द हेल्थ हिस्ट्री, किस फाइंडिंग को सर्टेन करेगी हेल्थ हिस्ट्री के दौरान, वुड नॉट बी कॉमन इन दिस डायग्नोसिस। कौन सी बीमारी, कौन सा सिम्टम इस मरीज में देखने को नहीं मिलेगा। कमेंट कीजिएगा दोस्तों क्या जवाब रहने वाला है। मरीज को बीमारी है लेरिंजियल कैंसर। किसका कैंसर हो गया, आपके वॉइस बॉक्स का। जी हां, आपकी स्वर कुंडली का कैंसर हो चुका है और उस मरीज के अंदर सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे छोड़ करके। कौन सा देखने को नहीं मिलेगा, नॉट कॉमन पूछा है। पहला बोल रहा है फाउल ब्रीथ देखने को मिल रही है, दूसरा बोल रहा है डिस्फेजिया देखने को मिलेगा, तीसरा बोल रहा है डायरिया देखने को मिलेगा। ध्यान से पढ़िएगा, कमेंट को वापस से ऑप्शन को देखो डियर, सारे के सारे बी पे लगे हुए हो, बी
ऑप्शन आंसर दे रहे हो, ढंग से क्वेश्चन को तो पढ़ो। सी बोल रहा है डायरिया और लास्ट में बोल रहा है क्रोनिक हिपकस। जल्दी से, वेरी गुड डियर, सी आंसर आना शुरू हो गए हैं। जल्दी से अपने कमेंट को चेंज कीजिएगा। जिन्होंने बी आंसर दिया था वापस से एक बार पढ़िएगा कि क्या डिस्फेजिया होगा या डायरिया होगा। क्या पूछा है? लेरिंजियल कैंसर। जी हाँ, आपके लेरिंग्स का कैंसर हो गया बोले तो कैंसर किसका हो गया? वॉइस बॉक्स का। तो वॉइस बॉक्स का कैंसर हुआ तो क्या क्या दिक्कत देखने को मिलेगी? एक तो मरीज को रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड दिक्कत देखने को मिलेगी, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, और मरीज को क्या प्रॉब्लम होगी तो वॉइस के अंदर हुआ तो मेनली क्या देखने को मिलता है? लेरिंजियल कैंसर के अंदर वॉइस कैसी होती है? हॉर्सनेस। कैसी वॉइस देखने को मिलती है? हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, यानी घोड़े के जैसी आवाज हो जाती है। याद रख लेना, आवाज भारी हो जाती है। अब पहला बोल रहा है फाउल ब्रीथिंग, यानी मुंह से कैसी आएगी तो इसके अंदर आपको स्मेल देखने को मिलेगी। कैसी? फाउल स्मेल देखने को मिलेगी। तो होगा दोस्तों जब आपको लेरिंग्स का कैंसर हो गया, क्या हो चुका है दोस्तों? जब लेरिंग्स का कैंसर हो गया तो मरीज में फाउल ब्रीथिंग देखने को मिलेगी। दूसरा बोल रहा है डिस्फेजिया, यानी डिफिकल्टी इन स्वालोइंग, मरीज को क्या हो रहा है? निगलने के अंदर दिक्कत हो रही है। जी हाँ, ये भी देखने को मिलेगा। लास्ट बोल रहा है क्रोनिक हिपकस, यानी बार बार मरीज को क्या आ रही है? हिचकियां आ रही है। बार बार आपके किसको? लेरिंग्स कैंसर वाले मरीज को हिचकियां आने का मतलब ये नहीं कि उसको कोई याद कर रहा है, कोई याद नहीं कर रहा है, ये बीमारी का टाइप है। और ये किसका टाइप है दोस्तों? बीमारी का। क्रोनिक हिपकस के कारण मरीज को क्या देखने को? लेरिंजियल कैंसर में क्या देखने को मिलेगी? क्रोनिक हिपकस देखने को मिलेगा। सी लिखा हुआ है डायरिया, तो डायरिया का यहां कोई संबंध नहीं है। बीमारी आपके लेरिंग्स की है, रेस्पिरेटरी ट्रैक की है, रेस्पिरेटरी में भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का कैंसर है। इस मरीज के अंदर कभी भी नहीं देखने को मिलेगा डायरिया। हालांकि जब आप लेट स्टेज के अंदर जाते हो और वीकनेस से काउंट करते हो तो डायरिया कोई अलग बात है, या कोई डायरिया ट्रीटमेंट का पार्ट हो सकता है, लेकिन कॉमन सिम्टम के अंदर ये काउंट नहीं होगा। याद रखिएगा, डायरिया इज नॉट इंक्लूड इन द कॉमन सिम्टम। अपने को पूछा था नॉट कॉमन डायग्नोसिस, तो डायरिया से आप ये डायग्नोस नहीं कर सकते हो कि भाई साहब को लेरिंग्स का कैंसर है। राइट आंसर क्या जाएगा? सी। वेरी गुड डियर। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, ध्यान से पढ़िएगा। इन लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर, कौन सा प्रोसीजर कर रहे हो डियर? लेप्रोस्कोपी नाम का एक प्रोसीजर कर रहे हो, और इस प्रोसीजर के अंदर क्या पूछा है? गैसेज इज यूज फॉर इन्फ्लेशन एब्डोमिनल वॉल। एब्डोमिनल वॉल को इन्फ्लेट करने के लिए कौन सी गैस काम में लोगे? लेप्रोस्कोपी नाम की सर्जरी कर रहे हो। क्या कर रहे हो दोस्तों? लेप्रोस्कोपी नाम की सर्जरी कर रहे हो, और लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर मेनली एब्डोमिनल कैविटी के लिए किया जाता है। कहां पर किया जाता है? एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गन्स की सर्जरी करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं? एक लेप्रोस्कोप को इंसर्ट करते हैं, यानी अपन अराउंड द अम्बलाइकस, अम्बलाइकस से भी क्या होगा? बिलो 2 सेंटीमीटर, बिलो 2 सेंटीमीटर मेनली इंसिजन लगाते हैं, बाकी कंडीशन के अनुसार लगा सकते हैं। मोस्ट कॉमन साइड क्या रहती है? बिलो 2 सेंटीमीटर एक इंसिजन लगाएंगे। कितने सेंटीमीटर का लगाएंगे? तो 1 सेंटीमीटर का इंसिजन लगाएंगे मरीज के अंदर। यहां मान लीजिए ये लगा दी। इसके अंदर अपन ने क्या एंट्री करवा दी? लेप्रोस्कोप की एंट्री करवा दी। लेप्रोस्कोप की एंट्री करवा दी, लेकिन सारी की सारी इंटेस्टाइन, सारी की सारी कैविटी तो चिपकी पड़ी है, अपने को अंदर कुछ दिख ही नहीं रहा। जैसे कि होता है ना, कई बार बंद लाइट के अंदर अपन रूम में घुस जाए, आंखें बंद हो जाती है, कुछ नहीं दिख रहा, वही कंडीशन होगी। कोई एब्डोमिनल ऑर्गन विजुअलाइज नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन के अंदर ये अपन क्या करते हैं? गैस को इंसर्ट करते हैं। और कौन सी गैस होगी? पहला बोल रहे हैं नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा बोल रहा है ऑक्सीजन दे दो, तीसरा बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड दे दो, और लास्ट में बोल रहे हैं हीलियम दे दो। कौन सी गैस लगाएंगे? तो कार्बन डाइऑक्साइड का मेनली रोल लिया जाता है। किस गैस को इन्फ्लेट करने के लिए काम में लोगे? तो इसके अंदर आप CO2 को डालोगे। जैसे ही CO2 को अंदर भरते ही वो गुब्बारे की तरह फ्यूल गया, बोले तो सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन क्या हो चुके हैं? अब विजुअलाइज हो चुके हैं। जिस पार्ट की भी आपको सर्जरी करनी है, आप इजी गोइंग, इजी वे में उसकी सर्जरी कर सकते हो। पहला ऑप्शन बोल रहा है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड कौन सी गैस होती है दोस्तों? लाफिंग गैस। अगर ये मरीज के अंदर डाल दी तो मरीज तो हंस हंस के मर जाएगा। एक साइड में तो सर्जरी चल रही है और मरीज हंस रहा है, डॉक्टर को समझ में ही नहीं आएगा दिक्कत क्या हो चुकी है, और ना इसके अंदर आपको प्रॉपर विजुअलाइज होगा। तो पहला ऑप्शन गलत है।
ऑक्सीजन का रोल तब काम में लेंगे तब मरीज को ऑक्सीजन की कमी होगी, पहले से ऑक्सीजन नहीं लगानी, मरीज में टॉक्सिसिटी हो सकती है। CO2 होती है जो ट्रांसप्लांट आपको क्लियर विजुलाइज कराएगी ऑर्गन को। लास्ट ऑप्शन बोल रहा है हीलियम, तो हीलियम का यहां पर रोल नहीं होता है। जब मरीज को एनेस्थीसिया दिया जाता है उसके दौरान आप हीलियम काम में ले सकते हो। क्लियर है? तो राइट आंसर क्या जाएगा? CO2 रोल में काम में लेते हैं। और कितना इंसिजन और कहां इंसिजन लगाया जाता है, क्लियर हो गया दोस्तों? वेरी गुड डियर। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है आज के सेशन का, ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या पूछ रहा है आपसे? क्वेश्चन पूछ रहा है इन ए प्राइमी ग्रेविडा मदर, मदर कैसी है? प्राइमी ग्रेविडा है। उसके अंदर आपको पूछा है इंगेजमेंट अकर एट अप्रोक्सीमेटली गेस्टेशन, यानी उसको प्रेगनेंसी के दौरान, एक प्राइमी ग्रेविडा मदर है, प्राइमी ग्रेविडा का मतलब पहली बार उसको प्रेगनेंसी हुई है, फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी होने वाली मदर के अंदर इंगेजमेंट के बारे में पूछा है कि लगभग इंगेजमेंट कब देखने को मिल रहा है, इंगेजमेंट कब देखने को मिल रहा है। वेरी गुड डियर। चलेगा, क्या कब देखने को मिलेगा? 32 वीक्स। दूसरा बोल रहे हैं 32 to 34 वीक्स। तीसरा बोल रहे हैं 34 to 36 वीक। और लास्ट में बोल रहे हैं 38 to 40 वीक। किस एज ग्रुप के अंदर पूछा है? गेस्टेशनल एज के अंदर पूछा है। अब पहला क्वेश्चन तो यही कि सर गेस्टेशनल एज क्या होती है? गेस्टेशनल एज का मतलब फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल से लेकर के टिल द डिलीवरी। अगर किसी भी प्रेगनेंसी के अंदर बात करें कब तक होता है गेस्टेशनल, तो जब से आपका फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वहां से लेकर के जहां तक आपकी डिलीवरी होती है वो टाइम कहलाता है गेस्टेशनल एज। एक होती है फीटल एज। फीटल एज किसको बोलोगे? तो फीटल एज काउंट होती है ओव्यूलेशन वाले दिन से, यानी जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ उसी दिन बोलेंगे फीटल एज। जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ उसी एज ग्रुप को क्या बोलोगे? फीटल एज। चलेगा, बोल रहे हैं कब होगा। अब बात आ गई इंगेजमेंट की। इंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? सिंपल सी भाषा में किसी भी बच्चे का प्रेगनेंसी के दौरान क्या हो रहा है, वो अपनी प्रॉपर लोकेशन से नीचे की तरफ आकर के कहां अटक रहा है? इस्चियल स्पाइन में। कहां पर दोस्तों? इस्चियल स्पाइन। और इस्चियल स्पाइन के अंदर ही इसको क्या बोलते हैं? स्टेशन। इसी को क्या बोलोगे? स्टेशन जीरो पे अगर आकर के बच्चा अटक जाता है, स्टेशन जीरो पे आकर के बच्चा अटक जाता है उसको बोलेंगे इंगेजमेंट। और जब इंगेजमेंट होगा तभी प्रेगनेंसी होगी। ध्यान से देखिएगा, ये लीजिए कोई महाराज हैं जिनकी प्रेगनेंसी होनी है, ये क्या हो चुका है? ये उसका हेड है। ये क्या है? हेड है। ये बटक वाला हिस्सा है। ध्यान से देखिएगा, ये कोई बच्चा है, ये अभी बच्चा ऊपर की तरफ है, ये मैटरनल पेल्विक मान लीजिएगा। ये क्या है दोस्तों? ये मैटरनल पेल्विक है, बच्चा अभी ऊपर है। तो क्या वहां से प्रेगनेंसी पॉसिबल होगी? नहीं, उसको नीचे आना पड़ेगा, पेल्विक से निकलना पड़ेगा। अब क्या हो रहा है? इंगेजमेंट का मतलब क्या हो गया? इस बच्चे का नीचे की तरफ आना, और नीचे की तरफ आकर के कहां अटक जाना दोस्तों? इस जगह पे अटक जाना। किस जगह पे? फीटल स्टेशन पे। कहां अटक रहा है? जो आपके ये जो मैंने अंदर की तरफ दो एरो बना रखे हैं इनको बोलते हैं इस्चियल स्पाइन। क्या बोलते हैं? इस्चियल स्पाइन। और इसी स्टेशन को, इस लोकेशन को क्या बोला जाता है? 0 नंबर। इस लोकेशन को क्या बोलोगे डियर? 0 नंबर। अब 0 नंबर पे भी काउंट होता है, ध्यान रखिएगा। ऊपर की तरफ होते हैं माइनस में नंबर, ऊपर की तरफ होते हैं माइनस में नंबर, और नीचे की तरफ होंगे आपके प्लस में नंबर। नीचे की तरफ क्या होते हैं? प्लस में नंबर। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना दोस्तों। अब वो बच्चा जो ऊपर था तो ऊपर से प्रेगनेंसी थोड़ी होगी, बच्चे को नीचे आना पड़ेगा। और जब बच्चा आकर के कहां अटक जाएगा? इस्चियल स्पाइन पे अटक जाएगा। तो ये मैंने जो लाइन ड्रॉ की है ये क्या हो गई? इस्चियल स्पाइन। इसको बोल दिया 0 नंबर। अगर आपको ऊपर पूछे तो ये -1, -2, -3 ये सारे सेंटीमीटर को डिपेंड करते हैं। ये किसको शो कर रहे हैं दोस्तों? सेंटीमीटर को। याद रखिएगा, अगर एग्जामिनर आपको पूछ ले एक बच्चे का हेड -1 पे है, -1 पे है, तो आपको जवाब देना है अबो इस्चियल स्पाइन 1 सेंटीमीटर। जवाब देकर के क्या हो गए कि बोलना कि बच्चे का हेड कहां पर है, तो बोलना इस्चियल स्पाइन से 1 सेंटीमीटर ऊपर है। अगर एग्जामिनर आपको पूछे +3 पे है, +3 पे रहने का मतलब क्या हो गया? इस्चियल स्पाइन से 3 सेंटीमीटर नीचे है, 3 सेंटीमीटर नीचे। अबो और बिलो का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अपने इस बच्चे का हेड कहां हो चुका है? इंगेजमेंट हो चुका है। और किसके अंदर हो गया? प्राइमी ग्रेविडा में, जिसके अंदर फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी हुई है डियर। क्या हुई है? फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी फीमेल के अंदर। तो फर्स्ट टाइम जिसमें प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर आपका इंगेजमेंट होता है 38 to 40 वीक पे। कब होगा दोस्तों? 38 to 40 वीक के अंदर देखने को मिलता है। वहीं पर अगर एग्जामिनर आपको पूछ लेता मल्टी के अंदर, मल्टी के अंदर कब देखने को मिलता है? तो 34 to 36।
मल्टी के अंदर कब देखने को मिलता है 34 to 36। क्लियर हुआ कंसेप्ट दोस्तों। तो ये ऑप्शन तो दिया हुआ है, ये तो किसके अंदर जाता है, मल्टी के अंदर, मल्टी ग्रेविडा, यानी जिसके अंदर बार बार प्रेगनेंसी हो चुकी है, पहले भी प्रेग्नेंट हो चुकी है, उसके अंदर क्या होता है, इंगेजमेंट जल्दी होता है। और लास्ट में क्या ऑप्शन है दोस्तों, 38 to 40 वीक। जी हाँ, अपने क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा डी। राइट आंसर क्या जाएगा, डी, क्योंकि अपने को पूछा था प्राइमी ग्रेविडा। क्या पूछा था डियर, प्राइमी ग्रेविडा। वेरी गुड। बाकी ए और बी ऑप्शन का यहां कोई रोल नहीं है। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा क्या होता है इंगेजमेंट, किस प्रकार से हेड फिक्स होता है। क्लियर है, आगे की तरफ चलें दोस्तों। चलिए आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा, एक से एक बढ़ के क्वेश्चन आने वाले। आप इस सेशन को अटेंड करोगे तो गारंटी के साथ कहता हूं कि खुद को इतना कॉन्फिडेंट फील करोगे कि सर हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहा है। चलेगा, देखते हैं कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन पूछ रहा है ए रिमूवल ऑफ लेफ्ट लोअर लोब। क्या रिमूव कर दिया आपने, लेफ्ट लोअर लोब रिमूव कर दिया है। ऑफ द लंग्स, किसका, लेफ्ट लोअर लोब, लंग्स का रिमूव कर दिया। परफॉर्म्ड ऑन द क्लाइंट विथ लंग कैंसर, किस मरीज के अंदर रिमूव किया है, तो कोई मरीज जिसको लंग्स कैंसर नाम की बीमारी थी उसके लेफ्ट लोअर लोब को रिमूव कर दिया है। विच पोस्ट ऑपरेटिव मेजर वुड यूजली बी इंक्लूड इन द प्लान। पोस्ट ऑपरेटिव के अंदर आप किस चीज को काउंट करोगे। क्या पूछा है दोस्तों, पोस्ट ऑपरेटिव किस चीज को काउंट करोगे। जी हाँ, लाइटनिंग के अंदर क्या होता है डियर, लाइटनिंग का मतलब नीचे आना। लाइटनिंग का मतलब क्या हो रहा है, बच्चे का हेड नीचे आ रहा है लेकिन आकर के अगर फिक्स हो जाता है उसको बोलते हैं इंगेजमेंट। क्लियर है। लाइटनिंग के कंसेप्ट को वैसे तो बोलते हैं कि मदर को रिलैक्सेशन का फील होना। वैसे तो लाइटनिंग की डेफिनेशन होती है कि मदर को फील होता है रिलैक्स, क्योंकि अगर मान लो कि प्रेगनेंसी के अंदर बच्चा कहाँ है, अब लगभग जिफॉइड प्रोसेस तक आ चुका है, डायफ्राम को कंप्रेस कर रहा है, ऐसे चिपका हुआ है, लेकिन लाइटनिंग का मतलब क्या हो गया, प्रेगनेंसी होने वाली है, बच्चा अपनी जगह को छोड़ के नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ का रिलैक्सेशन का फील होना कहलाता है लाइटनिंग। नीचे की तरफ जाने को कहते हैं डिसेंट, नीचे की तरफ जाने को कहते हैं डिसेंट, और जाकर के फिक्स हो जाने को कहते हैं एंगेजमेंट। इन तीनों वर्ड को अलग रखना डियर। लंग्स कैंसर के पेशेंट के अंदर क्या कर दिया, लेफ्ट लोअर लोब रिमूव कर दिया। ये लीजिएगा दोस्तों, क्या बना दिए हैं आपके फेफड़े। ये क्या है दोस्तों, आपके फेफड़े। क्वेश्चन ने बोला है लेफ्ट लोअर लोब। जी हाँ, ये वाला लोब आपने क्या कर दिया है, किसी पेशेंट का रिमूव कर दिया। क्यों रिमूव कर दिया है, क्योंकि भाई साहब को कैंसर हो गया लंग्स का, लंग्स के कैंसर की बीमारी का इलाज किया। तो अब आपको क्या प्रायोरिटी देनी है कि पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट के अंदर, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट के अंदर क्या इंक्लूड करोगे। पहला बोल रहा है क्लोज चेस्ट ड्रेनेज लगा देंगे, यानी एक बंद पाउच लगा करके ड्रेनेज करवाने की कोशिश करेंगे। दूसरा बोल रहे हैं ट्रेकेस्टोमी काम में लेंगे, यानी ट्रेकेस्टोमी का प्रोसीजर ले लेंगे ताकि सांस में जब भी दिक्कत आए काम कर देंगे। तीसरा बोल रहे हैं मीडियो स्टाइनल ट्यूब लगा देंगे। मीडियो स्टाइनल का मतलब क्या हो गया, ये आपका स्टर्नम और स्टर्नम के बीच में यहां मरीज को एक ट्यूब लगा देंगे। और लास्ट ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, परकशन एंड वाइब्रेशन एंड ड्रेनेज, यानी मरीज की पीठ को थपथपाएंगे, फिर बार बार से मरीज की चेस्ट को क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, और वहां से कोई भी कलेक्शन है उसको ड्रेन करेंगे। वेरी गुड डियर, मैक्सिमम बच्चों का ए जवाब आया, याद रखिएगा। अब इस लंग्स को यहां से रिमूव कर दिया, तो जब भी सर्जरी होती है, सर्जरी के दौरान फ्लूइड का कलेक्शन बोले तो ड्रेनेज तो देखने को मिलेगा। ये तो मानते हो ना, मरीज के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, फ्लूइड आएगा, यहां पर क्या आ सकता है, ब्लड का कलेक्शन भी देखने को मिलेगा। यहां पर अगर और आपको क्या कोई भी टिश्यू वगैरह है वो भी देखने को मिलेंगे, वेस्ट टिश्यू वगैरह, तो इन चीजों को निकालनी तो पड़ेगी। बी ऑप्शन बोल रहा है ट्रेकेस्टोमी लगा दो, बोले तो ट्रेकिया को काट करके यहां ट्रेकेस्टोमी ट्यूब लगा दो। क्यों लगा दे, एक लंग्स के एक लोअर लोब को रिमूव किया है, दूसरा लंग्स काम में आ रहा है, और अपने को क्वेश्चन के दौरान कहीं पर नहीं बोला कि मरीज को सांस नहीं आ रही। जब तक ऐसा नहीं बोलेंगे तो ट्रेकेस्टोमी का तो कोई संबंध ही नहीं। तीसरा बोल रहा है मीडियो स्टाइनल ट्यूब लगा दें, यानी दोनों लंग्स के बीच में एक ट्यूब लगा दो। दोनों लंग्स के बीच में ट्यूब क्यों लगानी है, मीडियो स्टाइनल तो आपका हार्ट है, मीडियो स्टाइनल तो आपका हार्ट है, और हार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको यहां पर किसी भी प्रकार की कोई ट्यूब नहीं लगानी। लास्ट में बोल रहा है परकशन, वाइब्रेशन एंड ड्रेनेज, तो ये किसके अंदर काम में लेते हैं, जब पेशेंट के अंदर सीवियर म्यूकस का कलेक्शन हो जाता है, यानी अगर लॉन्ग टाइम पेशेंट के अंदर कफिंग वगैरह देखने को मिलती है, और अगर यहां पर बोलते हैं ना मरीज के अंदर जाकर के यहां कफ का कलेक्शन हो गया, तब अपन काम में क्या लेते हैं दोस्तों, पहले परकशन करते हैं, बोले तो उसकी पीठ को जोर जोर से थपथपाएंगे, तो यहां से वो क्या हो जाएगा, डिसलोकेटेड होगा। उसके बाद वाइब्रेट करेंगे, यानी वो अपनी जगह को छोड़ेगा, और लास्ट में उसको ग्रेविटी फोर्स के साथ
साथ ड्रेन कर लेंगे। तो ना तो म्यूकस का कहीं लिखा है ना कफ का लिखा है, राइट आंसर डी भी नहीं होगा। पहला बोल रहा है क्लोज चेस्ट ड्रेनेज, जी हाँ, अपन चेस्ट के अंदर ट्यूब लगा देंगे, कहां से, इस लंग्स की इस साइड से, और उसको क्या करेंगे, ड्रेन करेंगे, उसको क्या करेंगे दोस्तों, ड्रेन। राइट आंसर क्या जाएगा, ए। राइट आंसर क्या जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पेशेंट के अंदर पेशेंट की प्रायोरिटी को पढ़ना है, क्या क्या कंप्लेन थी उसके अनुसार जवाब देना। राइट आंसर ए, वेरी गुड डियर। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, ओरल पिल्स कैन कोज ऑल एक्सेप्ट, जल्दी से पढ़ के जवाब दीजिएगा डियर। जल्दी से बताइएगा किसके बारे में पूछा है दोस्तों, ओरल पिल्स। ओरल पिल्स किसके लिए काम में लेते हो, तो कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए लेते हैं वो ओरल पिल्स। और क्या लिख दिया, एक्सेप्ट बोले तो छोड़ करके, यानी सारे के सारे तो इससे संबंध होते हैं और एक को छोड़ करके। पहला ऑप्शन आपसे बोल रहा है डिक्रीज द रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर, क्या ये जो आप ओरल पिल्स देते हो ये ओवेरियन कैंसर की रिस्क को कम करती है। दूसरा बोल रहा है डिक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ये ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क को कम करती है। तीसरा बोल रहा है इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ये ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क को बढ़ाती है। और लास्ट में बोल रहा है इंक्रीज रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर। कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस लाइव सेशन से जुड़ा हुआ है और कमेंट करने में हिचकिचाहट महसूस कर रहा है। अब तो खुद को कॉन्फिडेंट कर लिया होगा, मुझे इतना विश्वास है, आपका कमेंट बॉक्स देखने पे मुझे इतना विश्वास है कि अब आप लोग कॉन्फिडेंट हो चुके हो, क्वेश्चन कैसा भी आएगा जवाब देना सीख चुके हो। वेरी गुड डियर, मैक्सिमम बच्चों का बी जवाब आया। ध्यान से देखिएगा, एक दिन मैंने आपको बताया था जब भी दो ऑप्शन रिगार्डिंग मिल जाए तो अधिकतर आंसर वहीं जाता है, और आपको यहां दिख रहा है डिक्रीज और इंक्रीज ब्रेस्ट कैंसर, इसका मतलब जवाब तो यहीं से फंसेगा। पहला बोल रहा है डिक्रीज द रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर, जी हां, ये ओवेरियन कैंसर की रिस्क को कम करता है, एंडोमेट्रियोसिस को भी कम करता है। लास्ट बोल रहा है इंक्रीज द रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर, जी हां। फर्स्ट, ऐसा कौन सा कार्सिनोमा है जो हाईएस्ट रिस्क पे रहता है ओसीपी में, तो आपका सर्वाइकल रहता है, डी बी सही है। बी ऑप्शन बोल रहा है ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क को क्या करता है, कम करता है, और सी बोल रहा है बढ़ाता है। तो ये दोस्तों ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क को बढ़ाता है, ये आपकी रहती है सेकंड मोस्ट कार्सिनोमा। ये क्या होगा, सेकंड मोस्ट कार्सिनोमा। आपका ओसीपी बोले तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल या ओरल पिल्स होती है ना, वो कभी भी क्या नहीं करती, ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क को कम नहीं करती। राइट आंसर क्या जाएगा डियर, बी। राइट आंसर क्या जाएगा, बी। याद रख लेना, अपने को पूछा था गलत स्टेटमेंट, तो ए, सी और डी करेक्ट स्टेटमेंट है, गलत पूछा था और जवाब जाएगा बी। वेरी गुड डियर, मैक्सिमम बच्चों क्या 100% बच्चों के ये क्वेश्चन सही था। हाँ दोस्तों, ये प्रायोरिटी याद रख लेना, फर्स्ट सर्विक्स, सेकंड ब्रेस्ट। चलेगा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ के फिर जवाब देना। छोटा सा लॉजिक क्वेश्चन के अंदर दिया होगा और उसी से जवाब बनेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन, यानी इनके अंदर कौन सा नर्सिंग एक्शन काम में लेंगे, इज रिक्वायर, यानी जरूरत है, कब जरूरत है, बिफोर गिविंग क्लियर लिक्विड, किसी भी मरीज को क्लियर लिक्विड देने से पहले कौन से नर्सिंग इंटरवेंशन की जरूरत रहेगी, आफ्टर एनेस्थीसिया, किसके बाद पूछा है, यानी एक मरीज ऐसा है जिसको एनेस्थीसिया दिया गया, एनेस्थीसिया के बाद आप मरीज को क्या देना चाहते हो, क्लियर लिक्विड डाइट देना चाहते हो। क्या देना चाहते हो डियर, क्लियर लिक्विड फ्लूइड देना चाहते हो। तो क्या चेक करोगे, पहला बोल रहा है चेक द बोवल साउंड, उसके बोवल साउंड को असेस करो। दूसरा बोल रहा है चेक द यूरिन आउटपुट, उसके यूरिन आउटपुट को चेक कर लो। तीसरा बोल रहा है चेक द वेट, उसका वजन तोल लो। और लास्ट में बोल रहा है चेक द गैग रिफ्लेक्स। कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट। वेरी गुड। अब अपने को पूछा है लिक्विड डाइट, याद रख लेना दोस्तों, जब भी मरीज को एनेस्थीसिया देते हो, एनेस्थीसिया के दौरान मरीज के अंदर क्या हो जाते हैं, गैग रिफ्लेक्स अब्सेंट हो जाते हैं। गैग रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, अगर किसी को प्रैक्टिकल समझना है, प्रैक्टिकल के अंदर अगर बात करें तो आपके जो माउथ का पोस्टीरियर पार्ट होता है, माउथ का क्या हो रहा है, ओरल कैविटी के पोस्टीरियर पार्ट के अंदर रिफ्लेक्स अवेलेबल होते हैं, यानी कोई भी चीज अगर वहां जाएगी तो मरीज में क्या आएगा, रिफ्लेक्स आएगा। कोई भी अनवांटेड पार्टिकल अगर वहां जाएगा तो मरीज में क्या आएगा, रिफ्लेक्स आएगा। दूसरा क्या होता है, जब मरीज को एनेस्थीसिया देते हो, एनेस्थीसिया के दौरान आपका एपिग्लोटिस क्या हो जाता है, एनेस्थाइड हो जाता है। एपिग्लोटिस का काम क्या होता है, देखना दोस्तों, ये आपका एपिग्लोटिस है, ये क्या है आपका ट्रेकिया है, और ये क्या है दोस्तों आपकी इसोफेगस है।
ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या लिखा है, एक साइड में आपका ट्रेकिया और एक साइड में आपकी ईसोफेगस है। ऊपर क्या बना दिया, जी हाँ, ये लीफ लाइफ स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है ना, यानी पत्ती के जैसी स्ट्रक्चर, ये क्या होती है, एपिग्लोटिस। जब मरीज को आपने एनेस्थीसिया दिया तो ये पार्ट भी क्या हो चुका है, एनेस्थेटाइज्ड हो चुका है, यानी अब ये अपना काम नहीं कर रहा है। और मरीज के अंदर आपको पता होगा कि नॉर्मल आप सांस लेते हो तब ट्रेकिया ओपन होता है, जैसे ही फूड पार्टिकल अंदर जाना होगा, फूड पार्टिकल अंदर जाना होगा, जाते ही क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्रेकिया क्लोज हो जाएगा। यानी ये जो एपिग्लोटिस था ना डियर, ये जो एपिग्लोटिस था वो इसको ब्लॉक कर देगा और सारा का सारा फूड पार्टिकल कहां जाएगा, सिर्फ ईसोफेगस में जाएगा। ध्यान से समझिएगा, जब भी मरीज को कोई भी फूड पार्टिकल जाएगा तो फूड पार्टिकल जाने के दौरान एपिग्लोटिस ट्रेकिया को कवर कर देता है और आपका क्या ओपन हो जाता है, ईसोफेगस ओपन हो जाती है। लेकिन अभी एनेस्थीसिया दिया, इसका मतलब मरीज में क्या काम नहीं कर रहा है, एपिग्लोटिस काम में नहीं आ रहा है। जब एपिग्लोटिस काम में नहीं आ रहा है, इसका मतलब अगर आपने मरीज को अब फ्लूइड दे दिया, खाना दे दिया, तो ना तो इसको पता है कि क्या ईसोफेगस है क्या ट्रेकिया है, जो भी चीज आएगी वो आधी यहां जाएगी, आधी यहां जाएगी। याद रखिएगा, ठीक है, खाना ईसोफेगस में गया, अच्छी बात है, लेकिन वो ट्रेकिया में चला गया तो एस्पिरेशन की रिस्क कर देगा। क्या कर देगा, एस्पिरेशन की रिस्क कर देगा। वरना अगर नॉर्मल कंडीशन के अंदर बात करते हैं ना तो आपका एपिग्लोटिस बंद हो जाता है, और अगर लिटिल बिट खुला रह गया तो रिफ्लेक्स आएगा। आप लोगों को खाने के दौरान कभी कभी बातें करते खा ले हो तो खांसी आती है ना, तो खांसी का मतलब क्या हो रहा है, वो आपका डिफेंस काम कर रही है, रिफ्लेक्स के रूप में आ रहा है। जी हाँ, तो पहला बोल रहा है बोवल साउंड चेक करेंगे, तो बोवल साउंड चेक नहीं करेंगे, लिक्विड डाइट से पहले गलत हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, यूरिन आउटपुट आपको चेक नहीं करना है। यूरिन आउटपुट से क्या असेस कर सकते हो, वही कर सकते हो कि मरीज को कितना फ्लूइड दिया और कितना लॉस हुआ। अपने को तो मरीज को क्लियर लिक्विड डाइट देनी है। लिक्विड देने का मतलब क्या, चेक करो, एनेस्थेटिक के इफेक्ट कम होने का पता करो। तीसरा बोल रहा है वेट चेक करो, तो वजन के अनुसार कभी भी एनेस्थीसिया का इफेक्ट पता नहीं चलता। लास्ट बोल रहा है गेग रिफ्लेक्स चेक करो। लास्ट क्या बोल रहा है डियर, गेग रिफ्लेक्स चेक करो, यानी कोई भी आप ऐसा इंस्ट्रूमेंट काम में लो या कोई भी ऐसा टंग वगैरह काम में लो जो आपके फोरिन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ माउथ को जाकर के क्या करेगा, टच करेगा, और उस दौरान मरीज में क्या आएगा, रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा। उस रिफ्लेक्स को बोला जाता है गेग रिफ्लेक्स। उसको क्या बोलते हैं, गेग रिफ्लेक्स। आप लोगों ने ब्रश करने के दौरान अपना गेग रिफ्लेक्स चेक किया होगा। जब भी स्पीड में ब्रश करते हो तो गेग रिफ्लेक्स आता है या नहीं आता। फिर भी अगर और ज्यादा प्रैक्टिकल करना है तो अभी चेक कर लेना दोस्तों, गेग रिफ्लेक्स प्रेजेंट है या नहीं। क्लियर, लिक्विड डाइट देने से पहले क्या चेक करोगे, गेग रिफ्लेक्स। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ चुका है, क्वेश्चन पूछ रहा है 6 आवर आफ्टर बर्थ। किसके बारे में पूछा है, 6 घंटे बर्थ के बाद का क्वेश्चन है। द इन्फेंट इज फाउंड टू हैव, इन्फेंट किसके लिए देखा जा रहा है, अवर एरिया स्वेलिंग अवर द राइट पैराइटल एरिया। बच्चे के क्या हो रही है, हेड के राइट पैराइटल एरिया में स्वेलिंग देखने को मिल रही है। दैट डज नॉट क्रॉस सूचर्स लाइन, इंपॉर्टेंट चीज है, वो सूचर्स लाइन को क्रॉस नहीं कर रही है। ध्यान से देखिएगा, 6 घंटे जन्म के बाद का बच्चा है, 6 घंटे जन्म के बाद का बच्चा है, तो बच्चे के अंदर क्या देखने को मिल रही है, स्वेलिंग देखने को मिल रही है, एडिमा देखने को मिल रहा है। कहां देखने को मिल रहा है, राइट पैराइटल एरिया। जी हां, ये वाली पैराइटल बोन्स होती है, और राइट साइड में पैराइटल बोन में क्या देखने को मिल रहा है, एडिमा। और वो एडिमा कैसा देखने को मिल रहा है, जो आपकी सूचर्स लाइन को क्रॉस नहीं करे। सूचर्स लाइन मैंने एक दिन बताई थी, आपके जो स्कल की बोन को जोड़ने के लिए बीच में सूचर्स होते हैं, वो उनको क्रॉस नहीं कर रही है। द नर्स शुड चार्ट दिस फाइंडिंग, नर्स उस बीमारी को किसके रूप में चार्टिंग करेगी। पहला बोल रहा है एक केपर्ट सिफेल इमेटो, सॉरी, पहला बोल रहा है सिफेल इमेटोमा। दूसरा आपसे बोल रहा है माउल्डिंग देखने को मिल रही है। तीसरा आपसे बोल रहा है सबड्यूरल इमेटोमा रहेगा, और लास्ट ऑप्शन आपसे बोल रहा है केपर्ट सक्सीडेनम। कमेंट फास्ट डियर, क्या हो रहा है, बच्चे के राइट साइड में राइट पैराइटल लोब में स्वेलिंग है, और स्वेलिंग ऐसी है जो सूचर्स लाइन को क्रॉस नहीं कर रही है। जी हाँ, सूचर्स लाइन को क्रॉस नहीं कर रही है। ये लीजिएगा, किसी बच्चे का हेड है, और बच्चे के हेड के अंदर ये क्या है दोस्तों, एंटीरियर फंटेनल्स, और ये हो गया पोस्टीरियर फंटेनल्स। ये इस प्रकार से जुड़ा हुआ होता है। ये इस प्रकार से आपके बच्चे का हेड देखने को मिल रहा है। ये क्या है, ब्रेगमा, वो क्या है, लेमडा। अब अपने को बात आ गई, ये है आपकी पैराइटल बोन, ये क्या पैराइटल बोन, ये हो गई फ्रंटल बोन, और ये वाली क्या है, ऑक्सीपिटल बोन। अब बच्चे के स्वेलिंग कहाँ है दोस्तों, राइट साइड में। जी हाँ, इस साइड में स्वेलिंग है, ऐसी स्वेलिंग है जो इन सूचर्स लाइन को क्रॉस नहीं कर सकती। जब सूचर्स लाइन को क्रॉस नहीं कर सकती, इसका मतलब क्या हुआ है,
वो सूचर्स लाइन के ऊपर की तरफ है, और ये कंडीशन आपको बताती है ब्लड के कलेक्शन को। ये किसको डिनोट करती है? ब्लड के कलेक्शन को। इसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है? ब्लड कलेक्शन हुआ है, और ब्लड कलेक्शन होने को हमेशा बोला जाता है हिमेटोमा। ब्लड कलेक्शन को क्या बोला जाता है? हिमेटोमा। पहला ही बोल रहा है सिफेल हिमेटोमा। सिफेल का मतलब स्कल बोन से बोला है, सिफेलिक पार्ट से बोला है, और हिमेटोमा का मतलब ब्लड का कलेक्शन। जी हाँ, सिफेल हिमेटोमा की कंडीशन में आपकी सूचर्स लाइन कभी भी मरीज क्रॉस नहीं कर सकता। दूसरा बोल रहे हैं माउल्डिंग। तो माउल्डिंग क्या होती है? जो आपकी ब्रेन, जो बोन्स होती है, स्कल बोन के बीच में पाया जाता है गैप, ये एंटीरियर फंटेनल्स, पोस्टीरियर फंटेनल्स, और ये सूचर्स लाइन क्यों होती है? ताकि आपका हेड है जो प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान क्या होगा? मैटरनल पेल्विक से डिलीवर हो पाए, और डिलीवर होने के दौरान इन बोन में क्या होगा? एडजस्टमेंट, बोले तो साइज में चेंजेज, उसको बोलते हैं मॉडलिंग। आपने देखा होगा कि वैसे तो हेड ऐसा है, लेकिन बच्चे का जब प्रेगनेंसी के दौरान लेबर कंप्लीट होता है तो उसके बच्चे में बोन्स इस प्रकार की देखने को मिलती है। हेड छोटा सा हो जाता है, और कुछ समय के बाद वापस से वो क्या आ जाती है? अपनी नॉर्मल स्ट्रक्चर में। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं माउल्डिंग। गलत है। तीसरा बोल रहा है सब ड्यूरल हिमेटोमा। सब का मतलब होता है नीचे की तरफ, और सुप्रा का मतलब ऊपर। यानी हिमेटोमा कहां देखने को मिल रहा है? ड्यूरामेटर के नीचे ब्लड का कलेक्शन हो जाना। ड्यूरामेटर के नीचे ब्लड का कलेक्शन हो जाना क्या कहलाता है? सब ड्यूरल हिमेटोमा। और लास्ट में बोल रहे हैं केपर्ट सक्सीडेनम। केपर्ट सक्सीडेनम का मतलब फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा है। किसका कलेक्शन हो रहा है दोस्तों? फ्लूइड का कलेक्शन। और इसके अंदर क्या होती है? तो ये सूचर्स लाइन को क्रॉस करते हैं। ये क्या करेंगे? क्रॉस सूचर्स लाइन। ये क्या करेंगे? आपके सूचर्स लाइन को क्रॉस करेंगे। कौन? केपर्ट सक्सीडेनम। याद रखिए, केपर्ट सक्सीडेनम होती है, ये ज्यादा डेंजरस कंडीशन नहीं होती है, लेकिन आपका सिफेल हिमेटोमा अगर किसी मरीज के अंदर 5 से 7 दिन में रिजोल्व नहीं हुआ तो क्या करनी पड़ जाएगी? सर्जरी। क्या करनी पड़ जाएगी डियर? सर्जरी। बोले तो ये ज्यादा डेंजरस होता है। बाकी जो फ्लूइड कलेक्शन हो चुका है वो इतना डेंजरस नहीं होता। और अगर इसी के अंदर आपको कई बार क्वेश्चन के दौरान देखने को मिल सकता है कि एक बच्चे के लेफ्ट साइड में क्या अवेलेबल था? एडिमा अवेलेबल था, और कुछ ही घंटों के बाद वो राइट साइड में आ गया। इसका मतलब क्या हो रहा है? सूचर्स लाइन को क्रॉस कर रहा है। अगर थोड़ी देर पहले लेफ्ट साइड में था, अब राइट साइड में आ गया, इसका मतलब फ्लूइड घूम रहा है, और फ्लूइड घूम रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? केपर्ट सक्सीडेनम है। केपर्ट सक्सीडेनम आपका रिजोल्व हो जाता है 72 आवर्स में। प्रेगनेंसी के दौरान, लेबर के दौरान देखने को मिलता है, क्योंकि जब बच्चे का हेड मैटरनल पेल्विक से आता है तो कुछ इंजरी हो जाती है। इंजरी के दौरान फ्लूइड का कलेक्शन होता है, इंजरी के दौरान ही ब्लड का कलेक्शन होगा। अगर वहां पर कैपिलरी में इंजरी हो गई तो मरीज में हो जाएगा ब्लड का कलेक्शन, और आपका क्या हुआ? नॉर्मल प्रेशर में चेंजेज हुआ तो फ्लूइड। तो ये तो 72 घंटे में नॉर्मल हो जाती है। अगर सिफेल हिमेटोमा सही नहीं हुआ तो क्या कर दो? सर्जरी कर दो। यही क्वेश्चन ने पूछा था कि सूचर्स लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा, इसी वर्ड पे फोकस करना। वेरी गुड डियर। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन। वही का वही क्वेश्चन आया, थोड़ा सा चेंजेज है, ध्यान से पढ़ के जवाब देना। यानी प्रीवियस से प्रीवियस जो क्वेश्चन पूछा था उसी का सेकंड पॉइंट आ चुका है। क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन। नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा दोस्तों? किसके अंदर? रिक्वायर्ड बिफोर, किससे पहले? सॉलिड फूड आफ्टर एनेस्थीसिया। एक मरीज है जिसको एनेस्थीसिया दिया गया था, एनेस्थीसिया देने के बाद नर्स क्या चेक करेगी? किससे पहले? सॉलिड फ्लूइड देने से, सॉलिड फूड देने से पहले। पिछली बार मैंने पूछा था डियर क्या लिक्विड डाइट दे रहे थे, इस बार बोल रहे हैं सॉलिड डाइट दे रहे हो, यानी कुछ खाने को दे रहे हो। और खाने से पहले क्या चेक करोगे? पानी से पहले तो मैंने बोला था गैग रिफ्लेक्स। सर्जरी के बाद आप क्या चेक कर रहे हो? गैग रिफ्लेक्स चेक करोगे। और वहीं पर याद रख लेना, किसी भी प्रकार का कोई छोटा मोटा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है उसके अंदर भी आपने अगर एनेस्थीसिया काम में लिया तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा गैग रिफ्लेक्स होती। हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहती है? गैग रिफ्लेक्स। अब अपने को यहां तो खाना देना, याद रखिएगा पेशेंट को, आपको पता होगा कि किसी की सर्जरी हुई, किसी के घर में हुई, नहीं तो अपन ने हॉस्पिटल में देखी होगी। डॉक्टर हमेशा क्या करता है? मरीज को कुछ घंटों के बाद बोलता है कि अब कुछ पानी को दे दो। पहले तो सर्जरी के बाद वेट करवाता है लगभग 4 से 6 घंटे, 4 to 6 आवर तो क्या करता है? वो वेट करता है। वेट किसका करता है? गैग रिफ्लेक्स का।
गेग रिफ्लेक्स का, जी हाँ, एनेस्थीसिया का असर कम होने का वेट करता है। जैसे ही गेग रिफ्लेक्स आते हैं, मरीज आपको बोलता है कि उसके पैरों में मूवमेंट है, उसके हाथों में मूवमेंट है, चलिएगा। अब आप 6 घंटे के बाद उसको क्या कर दो, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी दो। सुना होगा डॉक्टर हमेशा बोल के जाता है मरीज को थोड़ा थोड़ा पानी देना ढक्कन से। वो क्यों बोलता है? वो बोलता है कि अगर जो पेशेंट के साथ वाले हैं, अगर उन्होंने जल्दबाजी कर दी तो थोड़ा सा पानी देंगे और मरीज में ज्यादा इंजरी नहीं होगी। ऐसा नहीं पूरी की पूरी ग्लास पिला दी और गेग रिफ्लेक्स अवेलेबल अभी प्रेजेंट नहीं है और मरीज के ट्रेकिया में पानी चला गया, जान चली जाएगी। इसके लिए पहले तो क्या करोगे, गेग रिफ्लेक्स चेक करोगे, उसके बाद दिया जाता है फ्लूइड। उसके बाद क्या दोगे, फ्लूइड। फ्लूइड देने के बाद क्या करना है, अपनी प्रायोरिटी रहती है बोवल मूवमेंट को चेक करो। क्या चेक करोगे दोस्तों, बोवल मूवमेंट, क्योंकि खाना जाएगा तो खाने के अंदर मूवमेंट यानी पेरिस्टालसिस मूवमेंट को चेक करो। डॉक्टर आता है दूसरे दिन स्टेथ लगा करके अपने पेट को चेक करता है और अगर बोवल मूवमेंट प्रेजेंट है तो फिर वो क्या बोलता है, लाइट सॉलिड डाइट। वो क्या बोलता है, लाइट डाइट, यानी हल्का खाना दे दो, ताकि अभी मरीज के अंदर थोड़े बहुत मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं और उसके अंदर क्या चलेगी, ट्रीटमेंट चलेगा। तो पानी से पहले हमेशा गेग रिफ्लेक्स चेक करो। और पूछा है सॉलिड फूड, जी हाँ, खाना देने से पहले क्या चेक करोगे, बोवल मूवमेंट। लास्ट बोल रहा है गेग रिफ्लेक्स, जी नहीं, ये लिक्विड से पहले करते हैं। वजन का सर्जरी के दौरान कोई भी ऐसा संबंध नहीं है। अगर जीआईटी की सर्जरी कर रहे हो तो उसके अंदर आप 2 से 3 महीने बाद वजन देखोगे। और वजन किसके अंदर चेक करना होता है, तो रीनल फेलियर पेशेंट के अंदर। अगर कोई भी रीनल की सर्जरी करते हो तो वजन चेक करना है, बाकी कोई नहीं। चेक द यूरिन आउटपुट, तो यूरिन आउटपुट आप नॉर्मल फ्लूइड इंटेक्ट के लिए कर सकते हो, लेकिन बोवल मूवमेंट के लिए नहीं। पहला ऑप्शन बोल रहा है चेक फॉर बोवल साउंड पासिंग द फ्लेटस। जी हाँ, फ्लेटस पास होने का मतलब क्या आ चुका है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट प्रेजेंट है। फ्लेटस पास होने का मतलब क्या हो गया डियर, पेरिस्टालसिस मूवमेंट प्रेजेंट है। और डॉक्टर, जी हाँ, दाल खिचड़ी देने से पहले क्या चेक करेगा, बोवल साउंड। वेरी गुड डियर। चलिएगा नेक्स्ट क्या आपके लिए क्वेश्चन रहने वाला है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हाइट मेजरमेंट ऑफ 2 ईयर चाइल्ड। किसके अंदर हाइट पूछी है, हाइट का मेजरमेंट करना है, किसके अंदर कर रहे हो, 2 साल के बच्चे के अंदर। ओल्ड चाइल्ड इज डन बाय, कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में लोगे हाइट मेजरमेंट के लिए, कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाएगा हाइट मेजरमेंट के लिए 2 साल के बच्चे के अंदर। पहला बोल रहे हैं स्टेडियोमीटर, दूसरा बोल रहे हैं इन्फेंटोमीटर, तीसरा बोल रहे हैं गोनियोमीटर और लास्ट में बोल रहे हैं रिफ्रैक्टोमीटर। कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट, क्या जवाब रहेगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा क्या जवाब रहने वाला है, कमेंट फास्ट डियर। वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चों का ए जवाब आ रहा है। दोनों कंसेप्ट थोड़े से अलग हैं। बच्चा 2 साल का हो चुका है, 2 साल का हो चुका है, इसका मतलब वो अब इन्फेंट नहीं रहा। इन्फेंट का मतलब होता है 1 साल से कम। इन्फेंटोमीटर किसके अंदर, लेस देन 1 ईयर चाइल्ड के लिए काम में लिया जाता है इन्फेंटोमीटर। कैसा देखने को मिलता है, जी हाँ, इस प्रकार का। इस प्रकार का आप सभी लोगों ने एक इंस्ट्रूमेंट देखा होगा जिसके ऊपर इस प्रकार की रीडिंग होती है। अपन बच्चे को क्या करते हैं, इस जगह पे सुलाते हैं और सुलाने के दौरान उसकी हाइट को देखते हैं। आप बच्चे को यहां पर सुलाओगे, क्योंकि 1 साल से छोटा बच्चा, 1 साल से कितना भी हो सकता है, 1 महीने का भी हो सकता है, तो 1 महीने के बच्चे को खड़ा करके आप हाइट चेक नहीं करोगे, उसको लेटा दोगे और यहां पर नीचे रीडिंग लिखी होगी और आप चेक कर लोगे। इसको बोलते हैं इन्फेंटोमीटर। डायग्राम भी पूछा जाता है, याद रख लेना। अगर इस प्रकार की स्केल बनी हो, नीचे की तरफ स्केल बनी हुई है और बच्चे को सुला करके चेक कर रहे हो हाइट, क्या कहलाएगा, इन्फेंटोमीटर। तो ये तो गलत हो गया। गोनियोमीटर, गोनियोमीटर चेक किया जाता है मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए। गोनियोमीटर किसके लिए काम में लोगे, मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए। मसल्स की स्ट्रेंथ यानी मसल्स के अंदर जॉइंट में पाए जाने वाली स्ट्रेंथ मूवमेंट को, मसल्स के अंदर जॉइंट में पाए जाने वाले एंगल्स को चेक करने के लिए गोनियोमीटर। इसका इमेज भी याद रख लेना, इस प्रकार का होता है और इसके अंदर चेंजेस देखने को मिलता है। जैसे कि मान लो मेरे इस एंगल का आपको क्या चेक करनी है, मसल्स स्ट्रेंथ, तो आप उस मशीन को यहां पर रखोगे और कितना एंगल बन रहा है उसकी डिग्री चेक करते हैं। इसके ऊपर भी आपकी क्या बनी होती है, रीडिंग बनी होती है। और ये क्या होती है, बंद और ओपन होती है, यानी क्लोज और ओपन इसको कर सकते हो। यह इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है गोनियोमीटर। लास्ट में लिखा है रिफ्रैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर किसी भी लिक्विड कंसंट्रेशन के अंदर पाई जाने वाली, क्या आपको सॉलिड मटेरियल जो भी आपने उसको डिसोल्व करने के लिए काम में लिया, उसकी कंसंट्रेशन, किसी भी लिक्विड के अंदर क्या चेक कर रहे हो, कंसंट्रेशन।
क्या चेक करने की कोशिश कर रहे हो? कंसंट्रेशन को चेक करने के लिए काम में ली जाती है। याद रखिएगा, किसी भी लिक्विड कंटेंट के अंदर पाई जाने वाली कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रिक अलग आता है, नॉर्मल अलग आता है। इस प्रकार का डायग्राम देखने को मिलेगा। अगर इमेज बेस है तो देख लेना डियर। ये तो क्या होता है, इसका सिंपल हैंडल होता है जो मैंने ब्लू कलर का बना दिया है। इस प्रकार का हैंडल आपको देखने को मिलेगा। उसके आगे की तरफ क्या होती है दोस्तों, यहां पर डिजिट अवेलेबल होती है। इसके ऊपर क्या होता है, ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होता है। इस प्रकार का देखने को मिलता है। कंसंट्रेशन चेक करेंगे, ये भी गलत। पहला बोल रहा है स्टेडियोमीटर। जी हाँ, किसके लिए काम में लोगे? स्टेडियोमीटर काम में लेंगे। इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर दीवार के ऊपर, या तो दीवार के ऊपर या किसी भी कार्डबोर्ड के ऊपर क्या लगा दी जाती है, रीडिंग लगा जाती है। दीवार के ऊपर या किसी कार्डबोर्ड के ऊपर रीडिंग देखी होगी। आप बच्चे को जब भी हॉस्पिटल ले जाते थे तो डॉक्टर बोलते थे उस दीवार के पास खड़ा करो, हाइट चेक करते हैं। जी हाँ, ये कहलाता है स्टेडियोमीटर। ये क्या कहलाएगा? स्टेडियोमीटर। और 2 साल के बच्चे की हाइट को कौन चेक करेगा? स्टेडियोमीटर। आज भी अपनी हाइट को चेक करनी है, एडल्ट के अंदर भी चेक करनी है। किससे चेक करोगे? स्टेडियोमीटर। दीवार के आसपास रीडिंग देखी होगी, उसके पास में खड़े हो जाओ और हाइट को चेक कर लो। राइट आंसर ए जाएगा। नेक्स्ट आप सभी के लिए एक स्पेशल इंफॉर्मेशन, नॉरसेट एमसीक्यू बैच अवेलेबल है, कंप्लीट नॉरसेट थ्योरी कोर्स अवेलेबल है, और कंप्लीट आपकी यूपी पीएससी नर्सेज ग्रेड 2 का कंप्लीट थ्योरी कोर्स अवेलेबल। आज ही परचेज करें। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो नॉरसेट की तैयारी करना चाहता है तो कंप्लीट थ्योरी कोर्स को आज ही परचेज करें, जिसके अंदर आपको उत्कर्ष के द्वारा बहुत शानदार फीचर्स दिए जाते हैं जो आपको कहीं अवेलेबल नहीं मिलेंगे। कौन कौन से होंगे फीचर्स, ध्यान से सुनिएगा। लगभग इसके अंदर आपको सारे वीडियो लेक्चर अवेलेबल मिल जाएंगे। वीडियो के साथ आपको ऑडियो लेक्चर अवेलेबल मिलेंगे। अगर आपने वीडियो से स्टडी कर ली है, अब वापस से रिवीजन करना चाहते हो तो ऑडियो लेक्चर को काम में ले लें। आपको यहां पर ई नोट्स अवेलेबल मिलेंगे। यहीं पर आपको क्या मिलेगी? पीडीएफ नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। यहां पर आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट में। यहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में स्पेशल मॉडल पेपर मिल जाएगा नॉरसेट के रिगार्डिंग। यहीं पर आपको हर एक टॉपिक वाइज क्विज, जैसे कि कोई भी टॉपिक को अपन स्टडी करेंगे तो उस टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसकी क्विज अवेलेबल मिल जाएगी। सेल्फ टेस्ट क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा। क्या ऑप्शन मिलेगा दोस्तों? सेल्फ टेस्ट क्रिएट का यहां पर ऑप्शन मिलेगा। क्या ऑप्शन है? सेल्फ टेस्ट क्रिएट। आप अपना टेस्ट क्रिएट कर सकते हो। अगर कोई व्यक्ति नॉरसेट कंप्लीट थ्योरी कोर्स लेता है तो उसके लिए एमसीक्यू बैच फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल रहेगा। उसके लिए एमसीक्यू बैच क्या रहेगा? फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर अवेलेबल रहेगा। इसके अंदर आपको सारे के सारे नॉरसेट के रिगार्डिंग एमसीक्यू करवाए जाएंगे, जिसको ऑडियो और वीडियो लेक्चर फिर से अवेलेबल हो जाएंगे। लाइव क्लासेज अवेलेबल है। एमसीक्यू की लाइव क्लासेज रहती है, यानी पढ़ने के दौरान कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो। उसके बाद अगर हो तो आप क्या कर सकते हो? कमेंट बॉक्स के अंदर डाउट को क्लियर कर दोगे। उसके बाद वो आपको वीडियो क्या हो जाएगा? सेव अवेलेबल मिलेगा। इमेज बेस, वीडियो बेस, प्रोसीजर बेस सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। जो कहां से करवाए जाएंगे? उत्कर्ष नर्सिंग के ई एडिशन से। कहां से करवाए जाएंगे? उत्कर्ष नर्सिंग के ई एडिशन से करवाए जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कोई भी व्यक्ति यूपी पीएससी नर्सेज ग्रेड 2 की तैयारी कर रहा है उसके लिए क्या रहेगी? लाइव क्लासेज अवेलेबल। इसकी भी लाइव क्लासेज अवेलेबल होगी। क्लास लाइव होने के बाद रिकॉर्ड हो जाएगी शानदार फीचर्स के साथ। लाइव क्लास होने का, लाइव क्लास का मतलब होता है इसकी ऐप पर क्लासेज लगती है दोस्तों। लाइव का मतलब होता है इनकी ऐप पर क्लासेज लगेगी। आपको कोर्स परचेज करना है तो आज ही उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड करें। ऐप के अंदर जाकर के नर्सिंग के अंदर आपको सारे कोर्सेज अवेलेबल मिल जाएंगे, वहां से कोर्स को परचेज करें। इसकी लाइव क्लासेज शेड्यूल के साथ लगती है। हर एक फैकल्टी अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए लेकर के आता है और उसको टीच करवाता है। लाइव का कंसेप्ट ये रहता है कि जिस प्रकार से यहाँ आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हो तो उस ऐप के अंदर भी आप क्वेश्चन पूछोगे, लेकिन आपकी जो क्वेश्चन होगा वो प्राइवेसी रहेगी, सिर्फ आप देख सकते हो और टीचर देख सकता है। क्लियर है? बहुत शानदार सेशन, यानी लाइक एज ऑफलाइन जैसी फीलिंग आती है और अच्छी पढ़ाई होती है। इंपॉर्टेंट चीज। और लास्ट में आप सभी के लिए एक इंफॉर्मेशन क्या रहने वाली, यूपी पीएससी की फॉर्म की डेट बढ़ चुकी है। जो व्यक्ति आउट ऑफ स्टेट के हैं, जैसे कि राजस्थान के हो, मध्य प्रदेश के हो या किसी भी स्टेट के, वो सारे फॉर्म को फिल कर सकते हो जनरल कैटेगरी से। ध्यान से सुन लेना। कई बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं कि मैं फॉर्म भर सकता हूं। ध्यान से सुनिएगा, आप फॉर्म भर सकते हो और फॉर्म जनरल कैटेगरी से भरा जाएगा। तो आज ही सभी विद्यार्थी फॉर्म को भरें क्योंकि इसकी डेट बढ़ी हुई है। यूपी वालों ने भर दिया, यूपी के अलावा सारे के सारे स्टूडेंट इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। क्लियर हुआ? चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आज के सेशन का दोस्तों? ध्यान से पढ़िएगा फिर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा?
क्वेश्चन पूछ रहा है ए क्लाइंट इन द कार्डियक स्टेप डाउन यूनिट, मरीज कहां पर है दोस्तों, कार्डियक स्टेप डाउन यूनिट के अंदर है। रिक्वायर सक्शनिंग, मरीज को किसकी जरूरत है, सक्शन की जरूरत है। फॉर एक्सेस म्यूकस सिक्रेशन, क्यों जरूरत है, क्योंकि उसको बार बार एक्सेस यानी बहुत ज्यादा म्यूकस का सिक्रेशन देखने को मिल रहा है। द नर्स शुड बी मोस्ट केयरफुली टू मॉनिटर क्लाइंट, नर्स बहुत सावधानी के साथ किस चीज को मॉनिटर करेगी, फॉर विच डिसरिथमिया ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर, इस प्रोसीजर के दौरान कौन सा डिसरिथमिया देखने को मिलेगा। जवाब दीजिएगा दोस्तों, क्या आंसर रहने वाला। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, एक कार्डियक यूनिट के अंदर कोई पेशेंट अवेलेबल है, उसको बार बार म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा है, उसको क्या हो रहा है दोस्तों, बार बार म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा है, म्यूकस कलेक्ट हो रही है, बोले तो सांस लेने में दिक्कत आ रही है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। उसके लिए नर्स ने क्या प्लान कर दिया, सक्शनिंग का प्लान कर दिया। नर्स क्या बोल रही है, उस मरीज को सक्शनिंग करेंगे, सक्शन से निकाल देंगे उसको, लेकिन सक्शन के दौरान कौन से डिसरिथमिया, डिसरिथमिया का मतलब क्या हो गया, डिफिकल्टी इन एरिथमियाज, एरिथमियाज का मतलब होता है नॉर्मल आपकी बॉडी के कार्डियक के मूवमेंट, लेकिन कार्डियक मूवमेंट के अंदर चेंजेस देखने को मिले उसको बोलते हैं डिसरिथमिया। कौन सा देखने को मिलेगा, पहला बोल रहे हैं ब्रेडिकार्डिया, दूसरा बोल रहे हैं टेकिकार्डिया, तीसरा बोल रहे हैं प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर बीट देखने को मिलेगी, और लास्ट बोल रहा है कि हार्ट ही ब्लॉक हो जाएगा। कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट, क्या देखने को मिलेगा। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए इस जो लाइव सेशन से जुड़ा और कमेंट नहीं कर पा रहा है। वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चों का ए आंसर आया। कारण क्या है, जब आप मरीज के अंदर सक्शन कर रहे हो और म्यूकस का कलेक्शन है, कई बार डीप सक्शन कर देते हो। जब डीप सक्शन करते हो तो आपके जो अपर एयरवे, जो आपका क्या है दोस्तों, अपर एयरवे के बैक साइड में कौन सी नर्व अवेलेबल होती है, तो वेगस नर्व। कौन सी, तो वेगस नर्व की सप्लाई होती है, और वेगस नर्व किसका काम करती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। किसका काम करती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। बोले तो ये सारे के सारे बॉडी के मूवमेंट को कम कराएगी, जीआईटी को छोड़ करके सारे के सारे फंक्शन तो क्या करवाएगी, डिक्रीज ऑल फंक्शन, और क्या होगा, इंक्रीज जीआईटी। जीआईटी के मूवमेंट को तो बढ़ा देती है और बाकी सारे के सारे सिस्टम के फंक्शन को कम कर देती। चाहे आप रीनल के फंक्शन की बात कर लेना, चाहे कार्डियक सिस्टम की बात कर लेना, किसी भी फंक्शन की बात करोगे वो सारे के सारे, जी हाँ, कार्डियक, रेस्पिरेटरी, सबके काम तो ये करेगा कम और जीआईटी के मूवमेंट को बढ़ा देगा। कौन, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और पैरासिम्पैथेटिक के लिए कौन सी नर्व रेस्पॉन्सिबल है, जी हाँ, वेगस। वही जो आपके गैग रिफ्लेक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल थी, वही वेगस नर्व। कितने नंबर की क्रेनियल नर्व है, तो 10 नंबर की क्रेनियल नर्व है वेगस नर्व। आप जब बार बार सक्शन करोगे तो ये जाकर के वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर देगा। ये सक्शन कैथेटर जाकर के वेगस नर्व को स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट करते ही क्या एक्टिवेट हो गया, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट हो गया, मरीज में सिम्टम देखने को मिलेंगे पैरासिम्पैथेटिक वाले। क्या बोल रहा है, हार्ट को ब्लॉक कर देगा, जी नहीं, हार्ट को ब्लॉक नहीं करेगा। ना ही प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल तक थोड़ी सक्शन किया था, सक्शन तो माउथ तक किया था, म्यूकस तो माउथ में थी। दो कंसेप्ट आ गए, टेकी और ब्रेडी। अब टेकी और ब्रेडी के अंदर बात करें तो जब मरीज के अंदर वेगस का स्टिमुलेशन हुआ, मैंने बोला था ये वर्क को कम करेगी, वर्क को कम किया तो हार्ट रेट को कम कर दिया, मरीज के अंदर क्या देखने को मिलेगा, याद रखिएगा दोस्तों, ब्रेडिकार्डिया। और उसी के साथ इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है दोस्तों, जी हाँ, लार्जेस्ट नर्व पूछे तो वेगस नर्व, वेरी गुड। अगर क्रेनियल नर्व पूछे वेगस। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अगर मरीज के अंदर सक्शन करना है तो कितने टाइम का कर सकते हो, तो जवाब देना है अप टू 10 सेकेंड। कितना कर सकते हो, सिर्फ 10 सेकंड सक्शन करना होता है। 10 सेकंड से ज्यादा अगर सक्शन करते हो मरीज के अंदर तो क्या कंडीशन कोज हो जाती है, हाइपोक्सिया। क्या हो जाएगा, मरीज में हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। इसके लिए 10 सेकंड से ज्यादा मरीज के अंदर आपको सक्शन नहीं करना है, क्लियर है। और क्या क्या चीज करनी है, सक्शन हमेशा किया जाता है विड्रोल कैथेटर के टाइम। सक्शन का जो प्रेशर लगाते हो ना, वो कब लगाते हो, विड्रोल कैथेटर। कैथेटर को जब क्या कर रहे हो, विथड्रॉल, जब आप कैथेटर को निकाल रहे हो, निकालने के टाइम आपको प्रेशर क्रिएट करना है, ना कि उसको इंसर्ट करने के टाइम। अगर इंसर्ट करने के टाइम किया तो वो वैक्यूम क्रिएट करता जाएगा और आपके टिश्यू को इंजरी पहुंचाता जाएगा, टिश्यू को क्या करता जाएगा, इंजरी पहुंचाता जाएगा। ये भी कंसेप्ट को याद रखिएगा। सक्शन का प्रेशर पूछा जाता है एडल्ट के अंदर कितना होता है, तो जवाब दे देना दोस्तों 100 से 120 mm ऑफ Hg। 100 से 120 mm ऑफ Hg प्रेशर होता है एडल्ट के अंदर। किसके अंदर, एडल्ट्स के अंदर। वहीं पर आपको बात कर ले चिल्ड्रंस के अंदर, तो इससे 20 कम कर देना चिल्ड्रंस के अंदर, उससे 20 कम कर देना इन्फेंट के अंदर, उससे 20 कम कर देना प्री मैच्योर के अंदर।
कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है। क्या बोला है मैंने? 100 से 120 एडल्ट में, तो इससे 20 कम करने का मतलब 80 से 100 चिल्ड्रन में, 60 से 80 इन्फेंट में, और 40 से 60 हो गया प्री मेच्योर इन्फेंट में। 40 से 60 किस में हो गया डियर? प्री मेच्योर इन्फेंट में। सारा का सारा सक्शन का कंसेप्ट क्लियर हुआ। राइट आंसर जाएगा ए। वेरी गुड डियर। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? फूड ड्रॉप अकर ड्यू टू, क्या देखने को मिल रहा है? फूड ड्रॉप देखने को मिल रहा है, और क्यों देखने को मिल रहा है ये क्वेश्चन ने पूछा है। जवाब दीजिएगा जल्दी से। जी हाँ, सक्शन करने से पहले ऑक्सीजन देनी है। वेरी गुड डियर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है इसका मतलब। प्रीमेच्योर के अंदर 40 से 60 लेते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया तो उसके अंदर क्या हो जाएगी? इंजरी हो जाएगी। वेरी गुड डियर। हाँ, कंसेप्ट यही याद रख लेना, एडल्ट का याद रख लेना, और सारे 20-20 कम करते जाना। क्वेश्चन ने पूछा है फूड ड्रॉप देखने को मिल रहा है, यानी ये मेरा पैर है, ये पैर बार बार क्या हो रहा है? नीचे की तरफ गिर रहा है। नीचे की तरफ गिरने के दौरान किसमें इंजरी हो गई तब हो रहा है? तो पहला बोल रहा है सियाटिक नर्व के अंदर इंजरी हो गई, दूसरा बोल रहा है सुपरफिशियल पेरिनियल आर्टरी में, तीसरा बोल रहा है डीप पेरिनियल नर्व के अंदर, लास्ट बोल रहा है ब्रेकियल प्लेक्सस। कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस सेशन से जुड़ा हुआ और कमेंट करने में हिचकिचाहट महसूस कर रहा है। वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चों का सी आया। पहला बोल रहा है सियाटिक नर्व। सियाटिक नर्व आपकी लॉन्गेस्ट नर्व होती है, आपके फीमर को सप्लाई करती है। सियाटिक नर्व आपके कभी भी फूड ड्रॉप के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगी। अगर यहां पर इंजरी हो गई तो मरीज में क्या देखने को मिलेगा? मरीज के अंदर देखने को मिलेगा पैरेस्थीसिया। क्या देखने को मिलेगा? जी हाँ, पैरेस्थीसिया बोल दो या टिंगलिंग सेंसेशन। उसी के साथ में क्या देखने को मिलेगा? पेन देखने को मिलेगा। अगर लेग के अंदर कई बार मरीज होता है सियाटिक नर्व इन्वॉल्वमेंट, और जो प्रैक्टिकल टाइम में दोस्तों अपन फर्स्ट ईयर के अंदर जब आईएम इंजेक्शन लगाना सीख रहे थे, तो अधिकतर बच्चे आईएम लगाने के दौरान सियाटिक नर्व को इंजर कर देते थे। उन मरीजों के अंदर जाकर के या तो पैरेस्थीसिया हो जाता था, या उनके मरीजों के पैरों के अंदर झंझनाहट बनी रहती थी जिंदगी भर के लिए, और मरीजों के पैरों में पेन देखने को मिल रहा था। इसीलिए अपने को अपना जो स्टाफ था वो बोलता था कि ढंग से इंजेक्शन लगाएं। ढंग से लगाने का मतलब था क्या नहीं कर दे? ढंग से लगाने का मतलब क्या रहेगा दोस्तों? सियाटिक नर्व को इंजरी ना पहुंचाए। चलिएगा, पहला तो ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा बोल रहा है सुपरफिशियल पेरिनियल आर्टरी। ये जो सुपरफिशियल पेरिनियल आर्टरी होती है, ये आपके इंटरनल पेल्विक ऑर्गन को क्या करती है? सप्लाई करती है, ब्लड सप्लाई। तो ये ब्लड सप्लाई करेगी, इसका यहां कोई रोल नहीं रहेगा। लास्ट क्या बोल रहा है? ब्रेकियल प्लेक्सस। ब्रेकियल प्लेक्सस क्या होता है? ब्रेकियल नर्व की सप्लाई। इससे आपकी 4 प्रकार की नर्व निकलती है। कौन कौन सी? रामू। रामू कौन कौन सी बोले तो रेडियल, एक्सिनली, मीडियर और अल्नार नर्व होती है, यानी अपर बॉडी पार्ट को सप्लाई करती है आपके हैंड वगैरह को। किसको सप्लाई करेगी? हैंड वगैरह को सप्लाई करेगी। यहां पैरों में दिक्कत है, तो लास्ट ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। कहां पर इंजरी हो रही है? वेरी गुड, कहां पर इंजरी हो रही है? डीप पेरिनियल नर्व के अंदर इंजरी देखने को मिलेगी। राइट आंसर जाएगा सी। कहां पर इंजरी देखने को मिल रही है? डीप पेरिनियल इंजरी। याद रख लेना। जी हां, रामू ट्रिक से याद रख लेना। और कहां से बन रहा है? ब्रेकियल प्लेक्सस। तो C5, C6, C7, C8, और मरीज के अंदर क्या? T1। ये 5 नर्व प्लेक्सस बनाता है ब्रेकियल प्लेक्सस। वेरी गुड डियर। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आज के सेशन का? ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन पूछ रहा है विच पोजीशन इज गिवन टू पेशेंट आफ्टर मास्टेक्टमी। मरीज के अंदर कौन सी सर्जरी की है? मरीज के अंदर सर्जरी कर दी है मास्टेक्टमी। मास्टेक्टमी का मतलब हो गया ब्रेस्ट का रिमूव कर दिया। ब्रेस्ट रिमूवल कर दिया आपने। ब्रेस्ट रिमूव के बाद मरीज को कौन सी पोजीशन दोगे? ब्रेस्ट रिमूव के बाद मरीज को कौन सी पोजीशन दोगे? कमेंट कीजिएगा दोस्तों। पहला बोल रहा है साइड लाइन ऑफ अफेक्टेड साइड, यानी जिस साइड का आपने क्या ब्रेस्ट रिमूव किया है उसी साइड में मरीज को पोजीशन दे दो और उसको कंप्रेस कर दो। दूसरा आपसे बोल रहा है एलिवेट अफेक्टेड हैंड विथ पिलो। जो अफेक्टेड हैंड है यानी जिस साइड का ब्रेस्ट रिमूव किया उस साइड के हैंड को पिलो पर एलिवेट कर दो। तीसरा बोल रहा है लेफ्ट लेटरल पोजीशन, यानी साइड लाइन पोजीशन दे दो, कोई भी फिक्स नहीं है कौन सी देनी। लास्ट बोल रहा है प्रोन पोजीशन, यानी मरीज को उल्टा लेटा दे। मास्टेक्टमी के बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मास्टेक्टमी के बाद क्या सर्जरी करोगे? तो मास्टेक्टमी यानी ब्रेस्ट को रिमूव कर रहे हो। ब्रेस्ट के आसपास पाए जाते हैं फैटी टिश्यू। ब्रेस्ट के आसपास क्या पाए जाते हैं दोस्तों? फैटी टिश्यू पाए जाते हैं।
आप सभी को पता है जब ब्रेस्ट का कैंसर हुआ तो कैंसर होते ही सबसे पहले क्या करता है, अपने आसपास के टिश्यू को इंजरी पहुंचाता है। तो ये जब भी आसपास के टिश्यू के अंदर भी इंजरी पहुंचाएगा यानी उनके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो गया। अगर आप सर्जरी कर रहे हो और अगर उस टिश्यू को भी नहीं निकाला, उस टिश्यू को यानी आसपास के लिम्फेटिक सिस्टम को रिमूव नहीं किया, तो मरीज में क्या रह जाएगा, वापस से वो फैल जाएगा। तो आपको सर्जरी के दौरान सारी चीज को रिमूव करना, तो ये क्या कहलाती है, रेडिकल। ये सारी सर्जरी इस प्रकार की करते हो वो क्या कहलाती है, रेडिकल सर्जरी। याद रखिएगा, जो आसपास के लिम्फेटिक कंपोनेंट्स को भी रिमूव कर देना कहलाता है रेडिकल। जहां कहीं भी किसी भी सर्जरी के साथ आप वर्ड को देखोगे ना दोस्तों, रेडिकल सर्जरी, तो याद रख लीजिएगा रेडिकल का मतलब होगा उसके आसपास के फैटी टिश्यू को निकाल दिया। अब ढंग से समझिएगा, जब आसपास के लिम्फेटिक सिस्टम को रिमूव कर दिया तो आपके लिम्फेटिक फ्लूइड को लेने वाला अब वहां कोई नहीं। लिम्फेटिक फ्लूइड का क्या कंसेप्ट होता है, जैसे कि लीजिएगा ये आपकी आर्टरी आ रही है, ये क्या आ रही है, आर्टरी आ रही है, और यहां से वेन जा रही है, ये क्या है दोस्तों, वेन जा रही। इसके बीच में ये कोई टिश्यू है, ये टिश्यू है, ये आता है आपका 100% फ्लूइड को लेकर के, कितना लाया, 100%। लेकिन जो वेन लेकर के जाएगी वो कितना लेकर के जाएगी, 90%। 10% यहाँ रिमूव क्या रहता है, रिमेनिंग रहता है। कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा। आर्टरी कितना लेकर के आई थी, 100% फ्लूइड को लेकर के आई थी किसी भी टिश्यू के अंदर। आर्टरी क्या होती है, हार्ट से निकलने वाली टिश्यू पे खत्म होने वाली कोई भी वेसल्स जो आपकी हार्ट से स्टार्ट होती है टिश्यू पे खत्म होती है, आर्टरी कहलाएगी। फिर वेन किसको बोलोगे, जो टिश्यू से स्टार्ट होगी हार्ट पे खत्म होगी वो वेन कहलाएगी। 100% फ्लूइड आया था, वापस से 90 गया, कितना बच गया, 10% आपका टिश्यू के अंदर अवेलेबल होता है। और इसको लेकर के कौन जाती है, तो लिम्फेटिक वेसल्स, इसको लेकर के कौन जाती है, ड्रेन करती है लिम्फेटिक वेसल्स। कौन करती है, लिम्फेटिक वेसल्स। लेकिन भाई साहब यहां तो लिम्फेटिक वेसल्स को रिमूव कर दिया। जब आपने लिम्फेटिक वेसल्स को रिमूव कर दिया तो अब उस फ्लूइड का क्या हो जाएगा, कलेक्शन होना शुरू हो जाएगा। उस कलेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स बनाना है। और फोर्स बनाने के लिए जिस साइड की सर्जरी की है उस साइड के पैटर्न को क्या कर दो, एलिवेट कर दो। जिस साइड की सर्जरी हुई है उस साइड के प्रोसीजर को क्या कर दो, एलिवेट। पहला बोल रहा है साइड लाइन ऑन अफेक्टेड साइड नहीं देना है, सूचर्स वगैरह क्या हो जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे। दूसरा बोल रहा है एलिवेट, जी हाँ, आपको पिलो पे क्या कर दो, उस पार्ट को एलिवेट कर दो ताकि वो क्या हो जाएगा, फ्लूइड ड्रेन हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स से। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मास्टेक्टमी के पेशेंट को चाहे पिलो मिले चाहे कुछ भी मिले, एलिवेट कर दो उस पार्ट को। तीसरा बोल रहा है लेफ्ट लेटरल का कोई रोल नहीं है और प्रोन क्यों दे, ये सारी के सारे ऑप्शन गलत है। क्लियर है, वेरी गुड डियर। मैक्सिमम बच्चों का करेक्ट आंसर था, आंसर जाएगा बी। और मेरे हिसाब से कंसेप्ट भी समझ गए होंगे कि क्यों करते हैं एलिवेट। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या रहेगा दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा और फिर जवाब दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके लिए। क्वेश्चन पूछ रहा है द नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट, नर्स क्या कर रही है, असेसमेंट कर रही है ऑन विथ क्लाइंट विद द पॉसिबल पर्नीशियस एनीमिया। मरीज को क्या बीमारी है दोस्तों, पर्नीशियस एनीमिया लग रहा है। पॉसिबल का मतलब लगभग अनुमान है कि पर्नीशियस एनीमिया होगा। विच डाटा वुड सपोर्ट द डायग्नोसिस, दिए गए अंदर जो डाटा दिया गया है उन डाटा में से क्या कौन आपको बताएगा कि मरीज को पर्नीशियस एनीमिया है। कमेंट फास्ट डियर, कौन सा एनीमिया हो रहा है, मरीज को पर्नीशियस एनीमिया हो रहा है। नर्स कौन से डाटा का असेसमेंट करेगी तब वो मान लेगी कि हाँ मरीज को पर्नीशियस एनीमिया है। पहला आपसे बोल रहा है ए वेट लॉस ऑफ 10 पाउंड इन 2 वीक, पिछले 2 वीक के अंदर मरीज का कितना वेट लॉस हो गया, 10 पाउंड वेट लॉस हो गया। दूसरा बोल रहा है कंप्लेन ऑफ नमनेस एंड टिंगलिंग इन द एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज में क्या हो रही है, नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिल रहा है। तीसरा आपसे बोल रहा है रेड बीफ टंग देखने को मिल रही है, बोले तो लाल कलर की आपको जबान देखने को मिल रही है। जी हाँ, वेरी गुड, एक बच्चे ने डायग्राम भी बना दिया, वेरी गुड डियर। लास्ट बोल रहा है हीमोग्लोबिन लेवल 12 ग्राम पर डीएल और एचबी का लेवल आपका 12 है। क्या जवाब रहेगा, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहा है। कमेंट फास्ट डियर, वेरी गुड। अब पहले तो बात करते हैं कि पर्नीशियस एनीमिया होता क्या है। तो पर्नीशियस एनीमिया होता है विटामिन B12 की कमी से। किस विटामिन की, B12 की। और B12 कौन सा होता है, साइनोकोबालामिन।
साइनोकोबालामीन विटामिन की डेफिशिएंसी के मरीज के अंदर क्या देखने को मिलेगा, उसी एनीमिया को बोलते हैं परनीशियस एनीमिया। याद रखिएगा, विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया का ही दूसरा नाम क्या है, परनीशियस एनीमिया। दो कंडीशन होती है, या तो इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी, किसकी कमी, इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी होगी, या विटामिन B12 की कमी। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है, आपकी स्टोमक के अंदर पाया जाता है, पेराइटल सेल से रिलीज होता है। कहां से, पेराइटल, याद रखिएगा, पेराइटल सेल से रिलीज होता है इंट्रिंसिक फैक्टर। और क्या रिलीज होता है, HCl। HCl तो आपके फूड के डाइजेशन के लिए जरूरी होता है, और दूसरा होता है वहां से इंट्रिंसिक फैक्टर। और जब मरीज में इंट्रिंसिक फैक्टर वहां से आएगा और आपने फूड यानी अपनी डाइट के रूप में क्या ले लिया, विटामिन B12 लिया था, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करवा देगा इंटेस्टाइन, कौन, इंट्रिंसिक फैक्टर, और उसके अंदर आपकी अवेलेबिलिटी हो जाएगी पूरी। लेकिन कंडीशन क्या हो सकती है, या तो पेराइटल सेल में दिक्कत है, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं आ रहा है, तभी कमी हो सकती है। अगर इंट्रिंसिक की कमी है और आप बराबर ले रहे हो विटामिन B12, तो फिर भी एब्जॉर्प्शन कराने वाला कोई नहीं। जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो मरीज की बॉडी में उसका लेवल नहीं बढ़ेगा। या फिर क्या हो गया कि इंट्रिंसिक फैक्टर बराबर है लेकिन आपने विटामिन B12 लेना बंद कर दिया। क्या बंद कर दिया, विटामिन B12। इस मरीज के अंदर क्या देखने को मिलेंगे, सारे के सारे सिम्टम तो एनीमिया वाले, बोले तो बॉडी के पार्ट व्हाइट हो जाएंगे, वीकनेस देखने को मिलेगी, मरीज में एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग वाली कंडीशन आएगी, ट्रेकिकार्डिया वाली कंडीशन हो जाएगी। स्पेसिफिक एक साइन आता है, मरीज की जो जबान हो जाती है वो हो जाती है रेड ब्रीफी टंग। कैसी हो जाती है दोस्तों, रेड कलर की टंग देखने को मिलती है परनीशियस एनीमिया। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, वेट लॉस हो गया 10 पाउंड। तो वेट लॉस तो कई कंडीशन में हो सकता है, और 10 पाउंड का मतलब इतना ज्यादा भी नहीं हुआ, तो कैसे मान लें कि मरीज को परनीशियस एनीमिया, पहली बात तो गलत। दूसरा बोल रहा है टिंगलिंग सेंसेशन और नमनेस। टिंगलिंग सेंसेशन और नमनेस का मतलब क्या रहेगा दोस्तों, वेरी गुड, थैंक यू रवि जी। क्या बोल रहे हैं, कंप्लेन मरीज में टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिल रही है और एक्सट्रीमिटीज में नमनेस। तो मरीज में अगर कैल्शियम का लेवल कम हुआ तो भी देखने को मिल सकता है, कोई परनीशियस का स्पेसिफिक नहीं है। तीसरा आपको बोल रहा है रेड बीफी टंग, वेरी गुड डियर। जवाब क्या जाएगा, जी हाँ, लाल कलर की जबान देखने को मिल रही है। लाल कलर की जबान बोले तो रेड बीफी टंग देखने को मिल रही है, इसका मतलब इंडिकेट कर रही है परनीशियस एनीमिया को। लास्ट बोल रहे हैं हीमोग्लोबिन का लेवल 12, तो 12 का लेवल तो मतलब नॉर्मल है, ये तो कंडीशन नॉर्मल को बता रहा है, ये भी गलत है। राइट आंसर क्या जाएगा, सी। परनीशियस एनीमिया क्या होता है, किसके कारण होता है, क्लियर हो गया। लास्ट इंपॉर्टेंट इस पे एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सा टेस्ट करते हो, तो वेरी गुड डियर, कौन सा करते हैं, सिकलिंग टेस्ट। सिकलिंग टेस्ट किया जाता है परनीशियस एनीमिया के अंदर, और ये टेस्ट के अंदर हमेशा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि किस चीज का सैंपल लोगे, किस चीज का सैंपल लोगे, तो जवाब देना है यूरिन का सैंपल लिया जाता है। ये यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन घूमता है, अधिकतर बच्चे क्या जवाब दे देते हैं कि परनीशियस एनीमिया के अंदर ब्लड का सैंपल, सॉरी सिकलिंग टेस्ट के अंदर ब्लड का सैंपल नहीं, सिकलिंग टेस्ट के अंदर सैंपल लेते हैं यूरिन का, और सिकलिंग टेस्ट करते हैं परनीशियस एनीमिया के अंदर। इसके अंदर क्या करते हैं, मरीज को अपन विटामिन B12 देते हैं, विटामिन B12 देने के बाद यूरिन के अंदर असेसमेंट करते हैं। अगर मोर देन 20 अवेलेबल मिल रहा है, इसका मतलब मरीज में क्या हो गया, विटामिन B12 की कमी। अगर उससे कम देखने को मिल रहा है, इसका मतलब एब्जॉर्प्शन नहीं। फिर अगर दूसरी कंडीशन होगी तो आप एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर वगैरह देख करके चेक करोगे। याद रखना, सिकलिंग टेस्ट करेंगे, यूरिन आउटपुट देखेंगे कितने टाइम के बाद, तो सैंपल लेंगे वापस से 24 घंटे बाद, 24 घंटे बाद सैंपल लेते हैं। और किस मरीज के अंदर मोस्ट कॉमन आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, तो एक तो देखने को मिलती है प्योर वेजिटेरियन में, किसके अंदर दोस्तों, प्योर वेज वाले मरीजों के अंदर, प्योर वेजिटेरियन के अंदर परनीशियस एनीमिया। और दूसरा देखने को मिलता है आफ्टर गैस्ट्रेक्टमी, किसके बाद, गैस्ट्रेक्टमी। अगर किसी मरीज को गैस्ट्रिक की सर्जरी कर दी, स्टोमक की सर्जरी कर दी, तो कौन सी सेल रिलीज नहीं होगी, उस सेल को ही खत्म कर दिया। जब पेराइटल सेल ही नहीं होगी तो इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं आएगा, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं आएगा तो क्या नहीं होगा, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन। और लास्ट और फाइनल क्वेश्चन बनता है आपका, किसी भी मरीज में अगर आपने गैस्ट्रेक्टमी कर दी तो लाइफ लॉन्ग पेराइटल रूट से देना पड़ेगा विटामिन B12। लाइफ लॉन्ग किस रूट से, पेराइटल रूट से। पेरेंटल रूट का मतलब क्या हो गया, IV या IM देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ओरल रूट से दे दिया तो एब्जॉर्ब करने वाला कोई नहीं है। क्लियर है। तो आज का सेशन अपना यहीं तक रहेगा दोस्तों। आई होप आप सभी लोगों ने आज के सेशन को अच्छे से एंजॉय किया होगा। ऐसे ही अपनी पढ़ाई को मजबूत करें।
और पढ़ते रहें और उत्कर्ष परिवार के साथ बने रहें। तो कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू।